न्यू लेक्चर्स, न्यू बिगनिंग्स, न्यू वे ऑफ लर्निंग। मैंने हमेशा ट्राई किया है कि आप लोगों के लिए कॉस्टिंग एकदम सिंपल बना दूं, इंटरेस्टिंग और इनोवेटिव भी। बी इट थ्रू माय बुक्स, बी इट थ्रू माय वीडियोस। अपन हमेशा ट्राई करते हैं कि जितना ज्यादा एग्जांपल्स और प्रैक्टिकल चीजें शेयर करें सो दैट मजा आए ये सब्जेक्ट को पढ़ने में। बस इसी थॉट प्रोसेस के साथ मैं स्टार्ट कर रहा हूं अपने न्यू रिकॉर्डिंग्स, अपने न्यू लेक्चर्स आप लोगों के लिए। क्या होगा इनमें? प्रैक्टिकल वे ऑफ लर्निंग थ्रू एनिमेशंस, ताकि आप एक्चुअली फील कर पाए कि हो कैसे रहा है ये पूरा कॉस्टिंग का स्टडीज। यस, आईसीएआई के मॉड्यूल आरटीपीएमटीपी का कंप्लीट कवरेज एंड एट द सेम टाइम बहुत सारे केस स्टडी नॉलेज सेशंस। सो आर यू एक्साइटेड? नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया और आज स्वागत करता हूं आप सबका इस नए सेशन में ऑन स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। लेट द न्यू सेशन बिगिन। तो क्या आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं? देन लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं अपने बारे में थोड़ा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूं एंड उसके बाद एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी स्टार्ट होने वाली है। मोर देन 200 प्लस आवर्स, more than 80 plus sessions, and trust me, it is going to be a beautiful series that you are going to watch. हाँ भाई, नेटफ्लिक्स, Amazon, डिज्नी हॉटस्टार, ये सब पे तो बहुत सीरीज देख चुके हो, तो क्यों ना आज से स्टार्ट कर सकते हो आप लोग एक नई इंटरेस्टिंग सीरीज। इस सीरीज को अपन लोग नाम देंगे ऑप्टिमाइज्ड विद संकल्प कांस्टिया। क्या बोलते हो? या एससीएमपी ऑप्टिमाइज, जैसा आपको नाम ठीक लगे आप भी मुझे व्हाट्सएप कर देना और जो आप नाम बोलोगे उस नाम के ऊपर मैं इस सीरीज का नाम रख दूंगा। वी विल कीप इट रियल, वी विल कीप इट सिंपल, बट वी विल कीप इट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो मेरा अगर मैं छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दूं आप लोगों को, तो मैं सीए संकल्प कांस्टिया बाय प्रोफेशन, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अ कंपनी सेक्रेटरी। तो मैं जैसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट बना था, मैंने एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया जिसका नाम है जेपी मॉर्गन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। एंड आप मानेंगे नहीं, वो टाइम पे अप्रोक्सीमेटली इन द ईयर 2009 वो टाइम पे रिसेशन चालू था ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली यूएसए में। तो जेपी मॉर्गन यूएसए की कंपनी है, वहां पे तो रिसेशन चालू है, तो उन्होंने स्टार्ट किया फंड्स इन्वेस्ट करना इंडिया में। एंड वही टाइम पे मैंने एंटर किया जेपी मॉर्गन में इन देयर असेट मैनेजमेंट डिवीजन। एंड व्हाट ए फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। अराउंड 3.5-4 इयर्स का मेरा वहां पे एक्सपीरियंस था एंड वो सब प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करने वाला हूं आप लोग के साथ इन दिस सीरीज ऑफ एससीएमपीई ऑप्टिमाइज्ड। सो वहां पे 4 इयर्स में काफी सारे लोगों से मिला, नेटवर्किंग हुआ, सीखा कि भाई प्रैक्टिकली ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग, भाई एससीएमपी है क्या? इट इज ऑल अ गेम ऑफ मैनेजमेंट। सो ये कैसे प्रैक्टिकली वर्क होता है, मल्टीनेशनल कंपनीज के नॉर्म्स क्या होते हैं एंड कैसे आप उस चीज को बड़ा करते हो। सो ये एक ब्यूटीफुल थॉट प्रोसेस के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। तो मैं एक, जैसा मैंने आपको कहा, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। तो मैंने एनएम कॉलेज नरसिंह मोहनजी मुंबई में ही है, वहां से पहले अपना ग्रेजुएशन किया एंड देन ऑब्वियसली सीए P1 P2 हुआ करता था हमारे टाइम पे। फिर बाद में आर्टिकलशिप की, सीए फाइनल क्लियर किया, साइमल्टेनियसली सीएस भी मेरा चल रहा था, वो भी क्लियर किया। एंड दैट्स हाउ द जर्नी इज। टीचिंग का मुझे डे 1 से पैशन था। अगर मेरा बस चलता तो वो जो जेपी मॉर्गन में मैंने 3.5-4 साल काम किया ना, मैं वो नहीं करता। बट माई पेरेंट्स, माई फादर स्पेशली टोल्ड मी कि भाई देख, अब 21-22 साल का है तू, सीएस का डिग्री है, सीधा अगर तू टीचिंग प्रोफेशन में आएगा तो हो सकता है वो जस्टिस ना कर पाए बिकॉज तेरे पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। सो ट्राई इट आउट, मंडे टू फ्राइडे जेपी मॉर्गन में काम कर ले, सैटरडे संडे अपना पैशन को फॉलो कर जो तेरा टीचिंग का पैशन है, एंड सी हाउ इट वर्क्स अप। एंड ट्रस्ट मी, दैट एडवाइस वॉज वेरी मच वैल्यूएबल। तो मैंने क्या किया, अप्रोक्सीमेटली 3.5 ईयर, जैसा मैंने आपको बोला, मंडे टू फ्राइडे मैं जेपी मॉर्गन के लिए काम करता था। सैटरडे संडेज को टाइम निकाल के मैं लेक्चर्स कंडक्ट करता था। मेरे फादर ने और एक चीज बोली थी कि भाई ये 2-3 साल तू करेगा ना सैटरडे संडे, तो तुझे समझ भी आ जाएगा कि ये तेरा पैशन ही है या खाली एक जोश है जो तुझे वो करना है, प्रेजेंट करना है। और अगर तुझे 2-3 साल लग रहा है कि नहीं यार मजा आ रहा है इसमें मेरे को, देन इन दैट केस
case you can make that a full-time profession, and that's what I did. I love teaching, and मेरा बस चले तो 24 घंटे बस यही करता रहूं. हाँ, मुझे पता है आप लोग नहीं चाहते हो ऐसा, but nonetheless, so that's when passion ignited this whole spark, and then फिर बाद में टीचिंग में आया. लास्ट 10 साल से मैं सीए फाइनल कॉस्टिंग पढ़ा रहा हूं, और मैंने टॉप डाउन अप्रोच से स्टार्ट किया. आप लोग विल नॉट बिलीव दैट माय फर्स्ट बैच दैट आई टुक इन माय ओन क्लासेस वाज ऑफ सीए फाइनल. तो वहां पे वो टाइम पे एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग हुआ करता था, जिसको बोलते हैं कॉस्टिंग एंड ओआर. तो वो पढ़ाना मैंने चालू किया, एंड देन फिर बाद में वहां से एससीएमपी का जन्म हुआ, एंड नाउ एससीएमपी फुल फ्लेजेड. तो उसको तो बोलते हैं ना, बचपन से देखते आ रहा हूं मैं कैसे ओवरऑल ग्रो हो रहा है. सो लेट्स अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस इन डिटेल. अब मैं उसके ऊपर जाऊं, मैं एक हार्डकोर सब्जेक्ट के ऊपर जाऊं, उसके पहले मैं आप लोग के साथ कुछ डिस्कस करना चाहता हूं मेरी लाइफ के बारे में. जैसा मैंने आपको बोला कि प्रैक्टिकली सी एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, देखो मैंने भी जब आर्टिकलशिप की थी तो मैंने अपना फोकस, या रादर जो काम मिला था मुझे वो यही मिला था. स्टैट्यूटरी ऑडिट का काम मिला था, थोड़ा टैक्स ऑडिट का काम मिला था. हमारे टाइम पे सर्विस टैक्स वाज रिसेंटली इंट्रोड्यूस, तो सर्विस टैक्स का मैंने थोड़ा अच्छा एक्सपोजर ले लिया था. सो ये 2-3 चीज का काम बेसिकली मिला था. बट जो अपन सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं एससीएमपी, दैट इज रिलेटेड टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोल सकते हो आप. मैनेजमेंट लेवल के डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड चीजें हैं जो अपन यार कभी आर्टिकलशिप में तो सीखते नहीं, और यहां पे अपने को सब्जेक्ट के बारे में जानना है. तो कोइंसिडेंटली बिकॉज आई वॉज इन दिस मल्टीनेशनल कंपनी, एंड मल्टीनेशनल कंपनीज में ये एक सेटअप होता है जहां पे मैनेजमेंट अकाउंटेंट बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है. तो वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर जो मेरे को मिला है वो आप लोग के साथ मेरे को शेयर करने में बहुत बहुत मजा आएगा. दैट्स द रीजन आई से कि ये जेपी मॉर्गन का जो एक्सपोजर मिला था मेरे को, दैट रियली हेल्प मी व्हेन आई एम गोइंग टू टीच यू ऑल दिस सब्जेक्ट. एंड वो आप लोग को खुद को समझेगा जैसे जैसे अपन लोग इस सब्जेक्ट में ग्रो करते जाएंगे. तो बात कुछ ऐसी है कि मेरे साथ एक जो वाकया हुआ था जब मैं जॉब इंटरव्यू के लिए गया, मेरा सिलेक्शन हुआ, वो आप लोग के साथ शेयर करना चाहूंगा. एंड ऑब्वियसली कुछ रीजन है जिसके वजह से मैं आप लोग के साथ ये शेयर करना चाहता हूं, एंड वो रीजन भी मैं आपको बताऊंगा. बट उसके पहले क्यों ना आप लोग मेरी ये ट्रू स्टोरी सुन ले. हो सकता है शायद आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो जाए. आई होप ऐसा ना हो भी. सर क्या पहेलियां बुझा रहे हो, जो है वो क्लियरली बताओ. तो चलिए आइए. सो एक 10 साल पुरानी बात है, आज भी एकदम मेरे माइंड में फ्रेश है. 10 years अप्रोक्सीमेटली, एक डेकेड हो गया है उस बात को, एंड वो मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूं. सो मेरे को कॉल आया जेपी मॉर्गन से. सो आई बिकेम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. एज आई सेड एट द एज ऑफ 22 आई वाज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अ कंपनी सेक्रेटरी. यस, एकदम मतलब एक अलग ही लेवल का फील था, एक अलग ही लेवल की प्राइड थी. तो मुझे कॉल आया. ऑब्वियसली मैंने फिर बाद में सीए बनने के बाद एज यूजुअल अपन रिज्यूमे बनाते हैं, फ्लोट करते हैं सब जगह अपने जानकार लोगों में, एचआर जिसको आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड होते हो. तो मैंने भी ऐसे ही मेरा पूरा का पूरा जो रिज्यूमे था वो फ्लोट किया, एंड दैट्स वेयर द जर्नी बिगेन. अभी देखो क्या हुआ. तो मेरे पास कॉल आया, आई थिंक इट वॉज इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, अप्रोक्सीमेटली फेब्रुवरी के आसपास मेरे पास कॉल आया. तो एचआर ने मुझे कॉल किया और उसने मुझे कहा कि सर, we've gone through your resume and we would be interested to have a interview with you. Have you read about JP Morgan anywhere? एंड मैं बोला कि यार क्या बात है. सुना था कि यस इट इज वन ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म इन यूएसए. मैंने बोला यस सर, आई हैव हर्ड एंड आई विल बी देयर. व्हाट टाइम इज द इंटरव्यू? मैंने बोला कि अराउंड 4 o'clock. 2 दिन बाद मेरा इंटरव्यू रखा था. मैं गया तो पहले मेरा एचआर राउंड हुआ. मैं आपको बता दूं टोटल मेरे 6 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू हुए जेपी मॉर्गन में. जी हाँ, आपने सही सुना, 6 ग्रिलिंग राउंड्स ऑफ इंटरव्यू. एंड फाइनली फिर मेरे को मिला एक जॉब असेट मैनेजमेंट टीम में. तो वही जर्नी बता रहा हूं, और मैं क्यों बता रहा हूं वो भी मैं आपको लेटर ऑन आई लेट यू नो कि व्हाट इज द लर्निंग्स दैट आई गॉट फ्रॉम देयर. एंड मैंने कुछ गलतियां की थी, मैं चाहता हूं आप ये चीज ना करें. तो ध्यान से सुनना. तो पहला मेरा राउंड हुआ, 6 राउंड थे. पहला राउंड हुआ एचआर राउंड. तो एचआर राउंड मतलब एकदम बेसिक राउंड था. उन्होंने मुझे अपनी कंपनी के बारे में बताया, उन्होंने मेरे बारे में थोड़ा बहुत जाना, एंड ओवरऑल एक आइडिया लिया कि भाई क्या है मेरा थॉट प्रोसेस, लॉन्ग टर्म मेरा थॉट प्रोसेस है कि नहीं, एंड वो सब. तो भाई एचआर होता है एकदम मतलब चिल्ड आउट लोग हैं, आप लोग ने सुना भी होगा. तो वैसा ही कुछ था. फिर मेरा एक नेक्स्ट राउंड हुआ सीनियर एचआर के साथ.
नाउ बिकॉज आई वाज अ सीए एंड सीएस, तो वो लोग जो पोजीशन मेरे को देने वाले थे असेट मैनेजमेंट टीम में, वो बहुत ही की पोजीशन था। सो उसके लिए सीनियर एचआर के साथ भी बात हुई एंड फाइनली दैट वाज आल्सो एकदम स्मूथ एंड मजा आ गया। मतलब ये 2 राउंड के बाद तो मुझे लगा बॉस ये जॉब तो अपनी ही है, अब इससे अपने को कोई टेंशन ही नहीं है। मिनिमम 12-15 लाख का पैकेज लेंगे, आज से 10 साल पहले की बात कर रहा हूं बॉस, बहुत बड़ी बात है। तो 10-15 लाख का पैकेज लेंगे एंड देन फिर बाद में लाइफ सेट है। तो दिस इज व्हाट वाज रनिंग इन माय माइंड। सो फर्स्ट 2 राउंड सीनियर एचआर राउंड के साथ मेरा हो गया कंप्लीट। फिर उन्होंने बोला कि 2 से 3 दिन बाद आपका टेक्निकल राउंड होगा। मैंने बोला नो प्रॉब्लम, बट ऑब्वियस है ना भाई, सीए को अपॉइंट कर रहे हो तो सीए वाला नॉलेज तो टेस्ट करो। तो आई सेड नो प्रॉब्लम सर, हम तो अभी फ्रेश चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, सब कुछ याद है, जो मन चाहे पूछ लेना। तो ठीक है, 3 दिन हो गए एंड देन फिर बाद में आई हैड दिस इंटरव्यू। अब वो जो मेरा टेक्निकल राउंड इंटरव्यू था ना, मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट मैं आपको बोलूंगा या वर्स्ट पार्ट था। क्यों वो बताता हूं। सो सामने बैठे थे 2 लोग, एक था कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव, ही वाज एमबीए बाय प्रोफेशन, एंड एक था असेट मैनेजमेंट टीम के हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंड ही वाज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। सो ये दोनों लोग ने अपना इंट्रोडक्शन दिया एंड आई वाज रियली एक्साइटेड। तो जस्ट इमेजिन, वन इज अ वाइस प्रेसिडेंट एमबीए, अदर इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ असेट मैनेजमेंट, जिनके अंडर में मेरे को काम करना है। एंड उन्होंने मेरे को देखा एंड देन दे आस्क्ड मी, पूरा उन्होंने मुझे रिज्यूमे गो थ्रू किया एंड देन दे टोल्ड मी कि सर, सर तो नहीं बट मिस्टर संकल्प, कि आपका रिज्यूमे बहुत ही प्रॉमिसिंग लग रहा है, आप बहुत ही एम्बिशियस लग रहे हो। मैंने बोला यस सर एब्सोल्युटली, यू कैन आस्क मी एनीथिंग। सो थोड़ा बोलते ना ओवर कॉन्फिडेंट बोल लो या एक ओवर एक्साइटेड आप बोल लो, क्योंकि बनता है ना यार, आप हंसो मत मेरे पे, जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे ना आपके साथ भी यही होगा, मतलब एक हवा में रहते हैं अपन। तो बस वैसा ही कुछ फील था, प्लस एचआर सीनियर एचआर का राउंड बहुत ही एकदम धूम मचा के गया था, तो इसके लिए और एक एक्साइटमेंट था। अब उन्होंने मुझे पहला क्वेश्चन पूछना चालू किया। उन्होंने बोला कि भाई वी हैव गॉन थ्रू योर रिज्यूमे एंड आपका एज आई सेड कि काफी एम्बिशियस लग रहा है, तो वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years फ्रॉम नाउ। तो मैंने बोला सर, from 5 years I see myself as a head of asset management team or working in a investment banking firm। अब देखो बहुत ज्यादा कुछ ये सब के बारे में पता नहीं था, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बस इतना सुना था मैंने कि यार ये जॉब अगर मिल जाए देन इन दैट केस पैकेज वैकेज यार बहुत ही धमाल का होता है। तो मैं बोला यार, और यहाँ पे खाली आईआईएम्स और ये सब लोग को ही एडमिशन मिलता है, बट बिकॉज अपना भी सीवी स्ट्रांग था, अपन ने बोला कि भाई सर ऐसा ऐसा है, असेट मैनेजमेंट टीम का हेड बना देंगे, बन जाएंगे 5 साल बाद, या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में लीड कर रहे होंगे कोई रोल में। उन्होंने बोला वेरी गुड, एट दिस एज आप ये सब चीजें बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, बहुत ही पॉजिटिव चीज है। बोला यस सर थैंक यू सो मच, और पॉजिटिविटी से भर गया। फिर उन्होंने कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस पूछना चालू किया। सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि ओके, because now you want to get into investment banking, tell us top 3 investment banking deals that have happened throughout the world in the last 6 months। ध्यान से सुनना क्वेश्चन, क्या बोला, ये क्वेश्चन मुझे पूछा, मैं आपको पूछ रहा हूं। top 3 investment banking deals that have happened throughout the world in the last 6 months। होश उड़ गए मेरे। मैंने बोला कि यार अपने को क्या पता कि लास्ट 6 महीने में क्या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डील्स हुआ है, और वो भी टॉप 3 इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डील्स के बारे में पूछ रहे हैं। टॉप 3 छोड़ो, मुझे तो एक भी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डील के बारे में नहीं पता। मैं थोड़ा फंबल अप किया एंड फिर मैं बोला कि नहीं सर, आई हैव नॉट मच ऑफ एन आइडिया, ऐसा करके मैंने उनको बोल दिया। नो प्रॉब्लम, इट्स एब्सोल्युटली ओके, विल आस्क यू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर उन्होंने बोला बिकॉज यू आर interested in asset management and investment banking, tell us the ballpark of deals that have happened in the asset management or investment banking scenario। क्या बोला, tell us the ballpark of the deals। अब मैं ballpark of the deals के बारे में बताऊं उसके पहले मुझे ये तो पता हो कि ballpark का मतलब क्या होता है। I swear it's a true story, and आज भी जब मैं वो इंटरव्यू के बारे में सोचता हूं ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं लिटरली, मतलब एज इफ क्या बताऊं। सो सेकंड क्वेश्चन
बॉल पार्क, मुझे बॉल पार्क का मतलब ही नहीं पता, मैंने उनको 2 बार पूछा सर व्हाट, वो समझ गया कि इसको पता ही नहीं है बॉल पार्क क्या होता है, ये बॉल पार्क ऑफ द डील्स का मतलब क्या होगा, क्या बताएगा ये। तो फिर अगेन इसका तो मुझे कुछ कुछ आइडिया ही नहीं है वो पूछ क्या रहा है यार। अपन तो देखो भाई, जो है जेन्युइनली बोलता हूं, अपन तो मॉड्यूल, पीएम या आरटीपी एमटीपी ये सब पढ़कर चार्टर्ड अकाउंटेंट बने थे। अब यार इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में क्या हो रहा है, क्या डील्स हो रही है, क्या बॉल पार्क है, बॉल पार्क ऐसा कुछ तो था भी नहीं अपनी बुक में, तो मुझे कहां से पता होगा। तो मैंने बोला कि सर आइडिया नहीं, आई हैव नो क्लूज। एंड अभी वो जो बंदा इतना क्लाउड 9 पे था, अब औकात पता चल रही है उसको उसकी, तो क्लाउड 9 से नीचे और नीचे। अरे बोला अरे नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। फिर उन्होंने और एक क्वेश्चन मुझे पूछा, उन्होंने बोला ओके टेल अस अबाउट द मर्चेंट बैंकर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डील्स विच आर हैपनिंग इन इंडिया। अगेन आई एम टेलिंग ना जेन्युइनली, वो क्वेश्चंस पूछा उन्होंने। थर्ड क्वेश्चन क्या, व्हाट हु आर द मर्चेंट बैंकर्स, क्या आपको आइडिया है? नहीं ना, मुझे हो सकता है भाई आप स्मार्ट हो आपको आइडिया हो, मुझे कोई 1% का आइडिया नहीं था। थर्ड क्वेश्चन एंड अगेन क्लीन बोल्ड, मेरे पास कोई आइडिया नहीं था, लिटरली हैट्रिक हो गया। मतलब पहला बॉल बोल्ड, दूसरा बॉल स्टंप आउट, तीसरा बॉल कैच आउट। अगेन मैं बोला सर मर्चेंट बैंकर्स आई हैव नो आइडिया ऑफ मर्चेंट बैंकर्स एज सच। थोड़ा 1-2 फंबल किया बट नहीं हो पाता है ना, ऑलरेडी मेरा कॉन्फिडेंस लो हो गया था, वो 2 क्वेश्चन नहीं आ रहा था, थर्ड क्वेश्चन नहीं आया। मैं बोला कोई बात नहीं भाई, अपन दूसरा जॉब ढूंढ लेंगे और कहीं पे अपन नौकरी कर लेंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट वो टाइम पे तो लेजिट मुझे लगा कि गॉड बॉस अपन चार्टर्ड अकाउंटेंट है भी कि नहीं, लिटरली वो हालत हो गया था मेरा। आई वॉज इन स्वेट। मैं बोला कि अब क्या करूं भाई, प्लीज मुझे बोल दो आप यहां से जा सकते हो, आपका यहाँ पे कोई काम नहीं है। लेजिट ये हाल था मेरा। बट ठीक है, अब उन्होंने कुछ और सोच के रखा था। फिर उन्होंने बोला कि ओके यू आर नॉट एबल टू आंसर, नो प्रॉब्लम। मैं बोला यस सर, शुड आई लीव? नो नो नो, वी आर येट टू कंप्लीट आर सेशन। देखो मतलब इतना पसीना पहुंचने का मन कर रहा था, ऐसा हालत था मेरा। ठीक है, कंटिन्यू किया। उन्होंने बोला कि ओके वी आर स्टिल गोइंग थ्रू योर रिज्यूमे। अच्छा अपने कुछ हॉबीज के बारे में बताओ, कि क्या है आपकी हॉबीज। तो एज यूजुअल देखो अपन क्या करते हैं, भाई कोई रेज्यूमे मिला होता है किसी से, कॉपी पेस्ट किया और उसमें अपनी 2-3 चीजें डाल दी, बराबर है। बट कोइंसिडेंटली वहां पे जो हॉबीज लिखी थी मैंने, वो हॉबीज मेरी थी भी। जैसे मैंने उधर लिखा था रीडिंग बुक्स, मैंने उधर लिखा था प्लेइंग क्रिकेट, मैंने उधर लिखा था लिसनिंग टू म्यूजिक। तो ये सब टिपिकल जो चीजें होती है वो मैंने भी डाल दी थी एंड जेन्युइन था भी। उन्होंने बोला अच्छा 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 चलो, प्लेइंग क्रिकेट इज योर हॉबी? बोला यस सर। तो उन्होंने पूछा कि हम आपको एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आप जवाब दीजिए। मैं बोला यस सर आप पूछिए। तो उन्होंने बोला कि समझो बॉलर ने बॉल डाला, ठीक है, बैट्समैन से छूट गया, कीपर से भी छूट गया और कीपर के पीछे हेलमेट रखा था, हेलमेट को जाके लगा, तो आप बताइए कि कितना रन्स मिलेगा। तो मेरा माइंड में एकदम क्लियर था आंसर। मैं बोला सर 5 रन। क्यों, मेरे को मालूम था, बिकॉज आइडिया था, देखा था अपन ने टीवी में ये सब चीजें। तो दे वर वेरी हैप्पी, दे वर लाइक वाह तुम्हारा आंसर तो एब्सोल्युटली करेक्ट है। यस सर थैंक यू सो मच। तो वो जो कॉन्फिडेंस गिर गया था, कॉन्फिडेंस वापस बेटर हो रहा था कि भाई चलो कुछ तो आंसर दे पाया। इमीडिएटली उन्होंने, जो दूसरा पर्सन था वीपी था, उसने बोला कि काश ये आंसर जो पहले 3 क्वेश्चन पूछे थे ना उसके लिए भी आप ऐसे ही दे पाते। गॉन जैप्ड। मैं बोला यार अब आंसर दूं कि नहीं। ठीक है कोई बात नहीं। उन्होंने बोला फिर अच्छा रीडिंग बुक्स आपने लिखा है आपकी हॉबी है, तो रीडिंग बुक्स के बारे में बताइए, कौन सी बुक रीड की है। कोइंसिडेंटली वो टाइम पे है ना, मैंने एक बुक रीड की थी जिसकी आज मूवी भी बन चुकी है, आलिया भट्ट और अर्जुन कपूर की मूवी है 2 स्टेट्स, अगर आपको पता हो तो ये मूवी के ऊपर पहले बुक आई थी चेतन भगत की, तो मैंने ये बुक रीड कर ली थी। तो मैंने उनको बताया कि सर 2 स्टेट्स करके बुक है, वो मैंने रीड की है। तो उन्होंने बोला कि यस 2 स्टेट्स के बारे में चलो बताओ, 2 मिनट में आप हमको फटाफट उसकी एक स्टोरी बता दो। बोला यस सर। तो मैंने बताया भाई सर एक तमिलियन बॉय, पंजाबी गर्ल एंड दे मीट इन IIM एंड दे हैव अ गुड रिलेशन एंड देन दे मैरी एंड ऑल ऑफ दैट। तो उन्होंने बोला एब्सोल्युटली करेक्ट, एकदम सही जवाब दिया आपने, 2 मिनट में पूरी परफेक्ट स्टोरी सुना दी आपने। तो बोला यस सर थैंक यू सो मच। अगेन दैट पर्सन सेड वी वुड हैव बीन वेरी हैप्पी अगर आपने सेम आंसर्स
पहले 3 क्वेश्चन के भी दे दिए होते थे। मैं बोला ओ स्यापा, मतलब आंसर दो तो भी प्रॉब्लम, ना दो तो भी प्रॉब्लम, भाई करूं तो करूं क्या। लेजिट ये हाल था मेरा। ठीक है, कोई बात नहीं, अब भाई उन्होंने जो सोच के रखा है बैंड बजानी है तो क्या कर सकते हो, एक्सपीरियंस लोग हैं वो लोग भी। सो अगेन आई वाज लाइक ओके सर, ठीक है। अभी मतलब समझ नहीं आ रहा था मुझे, आंसर दूं नहीं दूं क्या करूं। आंसर दिया तो बोलते हैं कि भाई क्या ये ही तेरा हॉबी है, अगर इतना हॉबी जो तेरा है उस चीज के ऊपर तेरा पैशन होता, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वाली चीज के ऊपर। क्या बोला उन्होंने पता है मुझे, उन्होंने बोला कि ये क्रिकेट और रीडिंग बुक ये तेरी हॉबी और पैशन है या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। अगर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सच्ची में तेरा पैशन होता, एसेट मैनेजमेंट सच्ची में तेरा पैशन होता, तो पहले 3 क्वेश्चन के आंसर भी तूने इतने इमीडिएटली दिए होते जितने तूने ये लास्ट 2 क्वेश्चन के आंसर दिए है। मैं बोला भाई साहब यहाँ पे तो अब पता चल रहा है सीए तो बन गए, बट असली कहानी तो, असली खेला तो अब हो रहा है हमारे साथ। ठीक है भाई, बोला सर बोलते ना एक आर्टिफिशियल स्माइल देके हंस रहा था, अंदर मनी मन रो रहा था। ठीक है, फिर बाद में और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो अब तो मतलब सीरियसली मेरे को लग रहा था कि भाई अब प्लीज मुझे यहां से जाने दो और जलील मत करो मुझे, प्लीज ये मत फील करो कि मैं सीए हूं कि नहीं। उन्होंने बोला नहीं ठीक है, इट्स ओके, नाउ योर सम मोर क्वेश्चंस वी हैव, कैन वी आस्क। उनको भी लग रहा होगा कि कहीं ऐसा ना बोल दे कि नहीं नहीं यू डोंट आस्क, आई एम लीविंग फ्रॉम हियर। मैं बोला नो नो सर, यस यू कैन आस्क, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई विल ट्राई टू आंसर वॉट एवर इट इज। सो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम आपको अगला क्वेश्चन पूछते हैं। अब उन्होंने मुझे क्या पूछना चालू किया पता है, अब उन्होंने मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा। उन्होंने पूछा कि ओके टेल अस अबाउट AS19 एंड AS22। वाह, मेरी आंखें एकदम मतलब चकाचौंध, आंखों में एक नूर आ गया कि AS19 हमारे टाइम पे AS, अभी तो आप लोग के टाइम पे इंड AS एंड ऑल ऑफ दैट इज देयर। सो व्हेन आई गेव माय सीए फाइनल वी हैड AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाज देयर, AS19 वाज लीजेस, AS22 वाज डिफर्ड टैक्स। तो उसके बारे में पूछा, मैंने एकदम पिन पॉइंट परफेक्ट आंसर दिया कि सर AS19 लीजेस होता है एंड ऑल ऑफ दैट, पूरा टेक्निकल। बस पीएम मॉड्यूल पढ़ के तो पास हुए तो यार उसके बारे में तो आइडिया होगा ही ना यार, वो बताया मैंने। फिर उन्होंने पूछा अच्छा AS22 डिफर्ड टैक्स के बारे में बताओ, तो उसके बारे में पूरा मैंने एकदम एकदम डिटेल बता दिया। फिर उन्होंने कुछ और क्वेश्चंस पूछे। उन्होंने मुझे पूछा अच्छा IRR और एनपीवी क्या होता है, समझो एक प्रोजेक्ट है तो उसके लिए आप डिसीजन कैसे लेंगे। फिर उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन के बारे में, कैपिटल गेन्स के बारे में, टैक्सेशन से रिलेटेड, वो सब का आंसर तुम्हारे भाई ने एकदम टिप टॉप दे दिया। आई वॉज लाइक बॉस ये सब तो पढ़कर आया हूं, इसका तो आंसर आता ही आता है। डेफिनेटली मैंने इनका आंसर एकदम परफेक्टली दिया। एंड फिर फाइनली लगा कि हाँ भाई चलो कुछ तो आता है। तो उन्होंने फाइनली बोला कि भाई हाँ ठीक है, यू आर एबल टू क्रैक आवर टेक्निकल राउंड। फिर देखो क्या होता है पता है क्या, किस बेसिस से आपको पता चलता है कि आप नेक्स्ट भाई आप सिलेक्ट होने वाले हो कि नहीं, क्योंकि ये टेक्निकल राउंड सबसे इंपॉर्टेंट राउंड होता है। तो जब नेक्स्ट राउंड के लिए आपको बुलाया जाए तो इसका मतलब आपका प्रीवियस में एक्सेप्टेड है। तो मैं तो सोच नहीं रहा था कि मुझे नेक्स्ट राउंड के लिए बुलाएंगे। आपको भी पता है पहले 3 क्वेश्चन में मेरी क्या हालत हुई थी। फिर बाद में और 2 क्वेश्चन जिसका आंसर शायद नहीं भी देता तो वो खुश होते, बट उसका आंसर मैंने दिया, ठीक है। बट टेक्निकली जो पूछा वो आई वॉज एबल टू आंसर। फिर नेक्स्ट और 2 राउंड हुए मेरे। फिर फाइनली और 2 जो राउंड हुए थे वो टेक्निकल राउंड से, उसमें वो लोग थोड़ा कुछ केस सिनेरियोस देते हैं, उसके बारे में मेरे को लिखना था कि भाई अगर समझो ऐसा केस सिनेरियो है तो आप एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे रिएक्ट करेंगे एंड कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो वो सॉल्विंग पार्ट था एंड डिस्क्रिप्टिव। एग्जाम इतना भर भर के सप्लीमेंट आया यार, वो सब तो आता है अपने को बॉस। तो वो किया। 4th राउंड वॉज वेरी स्मूथली डन। 5th राउंड अच्छा हो गया। 6th राउंड में लास्ट राउंड था, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द कंपनी वॉज देयर टेकिंग माई इंटरव्यू। यूजुअली इतने भी राउंड्स नहीं होते हैं, बट पता नहीं शायद फ्री होंगे वो टाइम पे। तो मैं बोला कि भाई ठीक है। अब मुझे लगा कि ये तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, बड़ा आदमी है कंपनी का, ये तो मतलब खा जाएगा अपने को। तो ऐसा नहीं था। थैंकफुली दिस राउंड वाज प्रीटी मच सिंपलर। उन्होंने ओवरऑल पूछा मेरे को कि भाई कैसा है आपका ओवरऑल बैकग्राउंड क्या है, वो आर इन योर फैमिली, जो HR पूछ रहा था। फिर उन्होंने मुझे ऐसे ही जनरली पूछा भाई स्टैट्यूटरी ऑडिट और इंटरनल ऑडिट में क्या फर्क होता है,
सिंपल, वो ऑब्वियस है यार, वो तो अपने आईपी इंटर में भी आता था। तो भाई पता है स्टैट्यूटरी ऑडिट भाई एक एज अ स्टैट्यूट लीगैलिटी के हिसाब से आपको करना होता है, शेयर होल्डर्स के लिए। इंटरनल ऑडिट आप मैनेजमेंट के लिए करते हो बेसिकली, एंड ऑल ऑफ दैट। आई गिव अ प्रॉपर आंसर। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि भाई सीए जो जर्नी है कैसी रहे, ऑल ऑफ एकदम बेसिक क्वेश्चन। क्या समझने की कोशिश कर रहे थे वो, मेरा कम्युनिकेशन चेक कर रहे थे कि भाई बंदा प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाएगा कि नहीं। एंड फाइनली वो राउंड भी मेरा अच्छा गया, सिलेक्शन हो गया, एंड बिंगो, नाउ आई वॉज अ पार्ट ऑफ जेपी मॉर्गन। इमीडिएटली मेरे फर्स्ट डे पे, देखो जब मेरे पास ऑफर लेटर आ गया, अब पूछना बता कितना सैलरी मिला, बता सकता हूं कि सैलरी था अच्छा फर्स्ट जॉब के हिसाब से। सो डोंट आस्क दैट, नो यार प्लीज, है ना। थोड़ा कुछ चीजें तो प्राइवेट रहने दो। ऑलरेडी इतना सब आप लोग के सामने जलील हो चुका हूं मैं अभी फर्स्ट लेक्चर में। चलो एनीवेज, सो यहां पे उन्होंने फिर मेरे को एक क्वेश्चन, भाई हो गया सिलेक्शन हो गया, मैनेजर को मैं इमीडिएटली जाके, जब मेरे पास ऑफर लेटर आया, ज्वाइन कर रहा था मैं, तो एक इंडक्शन प्रोग्राम होता है जहां पे वो लोग आपको ट्रेन करता है कि भाई कंपनी का क्या ओवरऑल मतलब कैसी कंपनी है, ऑल ऑफ दैट। तो फिर बाद में मैं गया मेरे मैनेजर के पास और उसको जाके पूछा कि सर आपने मुझे कैसे सिलेक्ट किया, मेरा तो यार सर इतना बेकार इंटरव्यू गया था। बोला नहीं देख, हमको पता था कि तू फ्रेशर है, एंड एज अ फ्रेशर जो तेरे पास नॉलेज है वो खाली बुकिश नॉलेज है, एंड बाकी का जो नॉलेज है वो तो हम ट्रेनिंग देके तेरे को सब अप्लाई करना सिखाएंगे। ये मुझे भी पता था, मैं भी बोलता ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो उसने बोला कि मैं भी है ना ये सब चीजों से जा चुका हूं, बट तेरा थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस था, उसको तेरे को थोड़ा जमीन पे लेकर आना बहुत जरूरी था, क्योंकि अदरवाइज तू बोलेगा कि मुझे 15 लाख 20 लाख का पैकेज दे दो, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। सो इसके लिए वी हैड टू ग्रिल दैट, ब्रिंग यू डाउन टू आवर लेवल। फिर अगर तू टेक्निकल क्वेश्चंस का आंसर भी बराबर नहीं दे पाता तो शायद हम तेरे को रिजेक्ट कर दे, बट वो तो तूने एकदम बराबर कर दिए। सर वो तो अभी पीएम मॉड्यूल पढ़ के आए थे, वो तो पता ही होगा ना, बट बाकी आप समझ चुके होंगे कि कैसा ओवरऑल एनवायरनमेंट था। मैं आप लोगों को क्यों ये चीज बता रहा हूं, अब मैं आपको बताता हूं। सो देखो मेरा टाइम जब मैंने इंटरव्यू दिया था ना, फ्रैंकली बोलता हूं वो टाइम पे सप्लाई कम था, डिमांड ज्यादा था। क्या बोला मैं, कौन, सप्लाई कम था, डिमांड ज्यादा था। इसकी वजह से क्या हुआ कि बिकॉज ऑफ दिस मेरे को, इवन दो एक मेरे हिसाब से एक एवरेज मीडियोकर मेरा इंटरव्यू था, बट उसके बावजूद मेरा सिलेक्शन हो गया। पूछो आप क्यों, वो इसके लिए क्योंकि वो लोग को ज्यादा तब जरूरत थी। बट आज का सिचुएशन ऐसा नहीं है, लेट मी बी फ्रैंक। आज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ एक एमबीए भी उतना ही फाइट कर रहा है, एक सीएफए भी उतना ही फाइट कर रहा है वही जॉब पोजीशन के लिए या काम के लिए। प्लस जो आज का सिचुएशन है वो उल्टा है, द सप्लाई इज हायर, द डिमांड इज अ लिटिल लोअर। मैं नहीं बोल रहा हूं डिमांड नहीं है, डिमांड, सीए का डिमांड विल ऑलवेज बी हाईएस्ट इन अ कंट्री लाइक इंडिया, बट कहीं ना कहीं उतना सप्लाई भी है आज की तारीख में। अब इसकी वजह से आपको है ना एक स्टेप आगे रहना पड़ेगा आपके को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ, तो ही आपको जॉब मिल पाएगा। तो हाउ डू यू क्रिएट दैट एज। उस दिन मैंने रियलाइज किया कि बॉस मेरे में एक चीज था बहुत बड़ी, मैंने एक गलती की थी, और वो था कि मैं न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ता था, एंड वो मेरे को आप लोग के पास से कमिटमेंट चाहिए। जी हाँ, प्लीज एंश्योर कि रेगुलर बेसिस पे आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, स्पेशली इकोनॉमिक टाइम्स ले लो, मिंट ले लो, बिजनेस स्टैंडर्ड, जो पढ़ना है पढ़ो भाई, मैं किसी का मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं, मैं तो आप ही के भलाई के लिए बोल रहा हूं बॉस। सो प्लीज एंश्योर के आज के बाद देखो आप, यू आर गोइंग टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम 1 year फ्रॉम नाउ, और प्रॉब्ली सम टाइम फ्रॉम नाउ, 1 or 2 years फ्रॉम नाउ। और अगर आपको मार्केट का ओवरऑल नॉलेज नहीं होगा, आप सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन पाओगे। प्लस मैं तो बोलता हूं मार्केट के नॉलेज के साथ साथ ओवरऑल भी तो अच्छा ही है ना। आप कोई भी सब्जेक्ट ले लो आपके सीए फाइनल का, वो सब चीज आपको पढ़ने को मिलेगी। जी हाँ, आपके इकोनॉमिक टाइम्स में आपको सुनना है एफआर में आज की तारीख में इंडेस आ रहे हैं इतने सारे, तो वो सब चीजों का जो इंडेस कब कन्वर्जेंस होने वाला है, कब एप्लीकेबल होगा, वो सब चीज किसको एप्लीकेबल होगा, ये सब आपको इकोनॉमिक टाइम्स में मिलेगा। जी हाँ, एसएफएम, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो पूरा स्टॉक मार्केट है बॉस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, फॉरेक्स, डेरिवेटिव्स, भरा हुआ है पूरा आपका इकोनॉमिक टाइम्स उसके साथ। सो इज द केस विद ऑडिट, लॉ, सब चीजें ऑडिट। आज की तारीख में ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी भी कंपनी का आप देख लो, वो कहां पे आता है,
करेक्ट, इकोनॉमिक टाइम्स में आता है वो बॉस। लॉ, अगर कोई लॉ चेंज हो रहा है, सेबी डायरेक्टर्स, ये सब चीजें जो है अगेन अ पार्ट ऑफ योर इकोनॉमिक टाइम्स। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो एससीएमपी है, कैसे कंपनीज अपने आप को मैनेज करती है, क्या कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजीज बनाती है, क्या कॉर्पोरेट विजन होता है, एवरीथिंग यू विल फाउंड इट देयर। डीटी, आईडीटी, अपने कंट्री का जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो कुछ भी बोले तो आपके डीटी आईडीटी में वो सीए फाइनल में लागू हो जाता है, हाँ कि ना? यस सर। तो अगर आपका फाइनेंस मिनिस्टर कुछ भी बोल रहा है तो वो इकोनॉमिक टाइम्स छापेगा और दैट विल बिकम एप्लीकेबल टू यू एज अमेंडमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। क्यों ना अपन इकोनॉमिक टाइम्स से पढ़कर एक स्टेप आगे रहे। बॉस क्या बोलते हो? सो हर एक चीज, और देखो आप आज की तारीख में अपना सीए फाइनल का पोर्शन देखना, इट इज वेरी वेरी केस स्टडीज ओरिएंटेड। मतलब मैं बोलूंगा प्रैक्टिकल, थ्योरी और एनालिटिकल का एक कॉम्बिनेशन हो गया है अपना जो पूरा सिलेबस है। मैं आपको बोलता हूं मेरे टाइम पे फिक्स था कि भाई एफआर पूरा प्रैक्टिकल, ऑडिट पूरा थियोरी, लॉ थियोरी, कॉस्टिंग प्रैक्टिकल, फिक्स था ऐसा। आज की तारीख में ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो इसका कॉम्बिनेशन नहीं है। मानते हो कि नहीं? बी इट योर कॉस्टिंग जिसमें प्रैक्टिकल भी है, थ्योरी भी है, एनालिसिस भी है, कोई भी सब्जेक्ट ले लो आपको सब में ये चीज आपको मिलेगी। तो क्यों ना अपन ही उसको प्रैक्टिकली पढ़े एंड एक लेवल ऊपर हो जाए। प्लस देखो आज आप जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे ना तो मार्केट की, लोगों की आप लोग से एक्सपेक्टेशन होती है कि यार ये तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इसको तो सब चीजें पता ही होगी। सो क्यों ना उसको भी अपन बताए बॉस यस आई हैव फुल नॉलेज। तो प्लीज क्या इकोनॉमिक टाइम्स पढ़िए, मेरे साथ कनेक्ट होइए एंड मैं आपको बोलता हूं कि डेली बेसिस पे शेयर करो थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू एनीथिंग, थ्रू माई यूट्यूब चैनल्स के बॉस आप लोग ने क्या नया सीखा आज। देखो इनिशियली है ना, मैं आपको बोलता हूं स्टार्टिंग के 15 दिन हो सकता है आपको कुछ समझ में ना आए, आपको लगेगा सर ये तो बहुत हाईफाई जा रहा है, सर हमको तो आधी चीजें पता भी नहीं है। कोई बात नहीं, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि एक एक रट्टा मारना है अपने को, नहीं, अपने को खाली ओवरव्यू लेना है। स्टार्टिंग के 4-5 दिन तो खाली बस पन्ने पलटो, नो प्रॉब्लम। फिर धीरे धीरे ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट आने लगेगा जब आपको खुद को लगेगा अरे यार ये चीज तो देखी हुई सुनी भी लग रही है, थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं ना, है कि नहीं? तो ऑटोमेटिकली वो कनेक्ट होगा एंड दैट विल हेल्प यू टू बिकम अ मच बेटर चार्टर्ड अकाउंटेंट। और वो जो मैं बोल रहा था ना, एक एज होना चाहिए आज की तारीख में लाइफ में। कंपटीशन इतना ना बॉस, एज नहीं रहा ना, दुनिया से 2 कदम आगे नहीं रहे ना, रह जाओगे। एक कहावत है, ध्यान रखना हमेशा, आज की तारीख में इतना कंपटीशन है दैट यू हैव टू रन टू स्टे वेयर यू आर। बहुत बड़ी बात बोल दी, क्या बोला? यू हैव टू रन टू स्टे वेयर यू आर। यस, ऐसे अपन दौर में जी रहे हैं, कोई बात नहीं, हम किसी से कम नहीं। चलो सो अब इस बात पे, तो इसके लिए मैंने आप लोग को बताया था मेरा इंटरव्यू की कुछ ये गलती मेरे को लगता है मेरे से हुई है, थोड़ा सा मैं पहले से ही स्टार्ट करता तो इट वुड हैव बीन मच बेटर। नॉनदलेस कोई ऐसा ये नहीं है, बट क्यों ना आप लोग इस चीज को फॉलो करें। और भी बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजें जो मेरी लाइफ के साथ हुई है डिस्कस करूंगा और फिर कनेक्ट करूंगा कि कैसे आप इसको अपने लाइफ के साथ, कॉस्टिंग के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो एंड इट कैन हेल्प यू इन अ ओवरऑल बेसिस। चलो भाई, सो ये कुछ मेरी कहानी थी ऑन द वर्ज। एंड देन फिर बाद में जैसा मैंने कहा कंपनी में काम किया 3 महीना, आप मानोगे नहीं 3 महीने का मेरे को रिगरस ट्रेनिंग मिला है। कई बार सीए फाइनल के स्टूडेंट्स जो चार्टर्ड बन जाते हैं वो फोन करके पूछते हैं सर मेरा तो यार सर आर्टिकलशिप का इतना अच्छा एक्सपोजर नहीं है, सर मैं तो मुझे आइडिया नहीं है, सर मेरा इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता ये सब चीजों से, मैं आपको बता दूं कहीं पे भी आप ज्वाइन करोगे ना आपको पहले ट्रेनिंग मिलेगी। देखो उनको भी पता है आप फ्रेशर हो और आर्टिकलशिप में एक लिमिटेड नॉलेज आप लोग ने गेन किया होगा, प्रैक्टिकल नॉलेज, एंड फाइनल में ऑब्वियसली इट्स मोर ऑफ स्टडीज, बट उसको अप्लाई कैसे करना है ना बॉस, वो तो आप जब ज्वाइन करोगे तभी सीखोगे। तो दैट इज वेयर आपको ट्रेनिंग मिलता है। एटलीस्ट आप कोई अच्छी कंपनी ज्वाइन करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट, वहां पे आपको बताया जाता है। मैंने जब मेरा फर्स्ट मेल भेजा था ना तो मेरा मैनेजर मुझे एक्चुअली देख के बोल रहा था ये मेल है, भेजा नहीं था, मैंने उसको बताया था, उसने फिर मुझे बताया कि कैसे एक मेल को ड्राफ्ट करना है प्रोफेशनली, कैसे भेजना है। एंड थैंकफुली मेरे को बहुत ही अच्छा एक्सपोजर मिला जेपी मॉर्गन में। आई वर्क विद पीपल इन यूएसए, मतलब कनेक्शन विद यूएसए, सिंगापुर, यूके, सो इट वाज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस जो मैं वहां पे सीखा। सो आई एम श्योर आप लोग की भी जर्नी कुछ मजेदार होगी और सीए बनने के बाद आप लोग मेरे को आपकी जर्नी के बारे में जरूर बताओगे। चलो भाई, अब
किस चीज के लिए आए हैं उस चीज को तो स्टार्ट करें. सो द वर्ल्ड ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक नई दुनिया. सो स्टार्ट करते हैं जर्नी. पेपर नंबर 5. इट्स द मेंबर नंबर 5. SCMPE स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन. सो फुल पेपर 100 मार्क्स का होगा. तो पहले क्या हुआ करता था एडवांस्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. एंड ये जो एडवांस्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग था ना, ये दो पार्ट में डिवाइडेड था. एक था प्रॉपर वाला कॉस्टिंग विच यूज टू कम फॉर अराउंड 70 मार्क्स, एंड दूसरा था मेरा 30 मार्क्स का OR ऑपरेशंस रिसर्च. अब इन्होंने जब न्यू सिलेबस लॉन्च किया तो समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों ये सिलेबस में पूरा नाम ही बदल दिया एंड इनका क्या थॉट प्रोसेस है. एंड मैं आपको एक बात बता दूं, देखो बाकी सब कोई भी सब्जेक्ट आप देख लो उसमें इतना मेजर चेंज नहीं है जितना मेजर चेंज आपको ये SCMP में मिलेगा. तो FAQ, बिकॉज अब इंस्टीट्यूट चाहती है कि कॉस्टिंग टेक्निक्स के साथ साथ एक MBA वाला जो दिमाग होना चाहिए ना चार्टर्ड अकाउंटेंट में, जो कहीं ना कहीं अपन लैक करते हैं, वो भी साथ में मैच हो जाए. यस, दैट इज द रीजन. आप देख लो ना, ओल्ड सिलेबस में भी अकाउंट्स को FRE बोलते थे, न्यू सिलेबस में भी FRE बोलते हैं. ओल्ड सिलेबस में SFM ही था, अभी भी SFM ही है. और अकाउंट ऑडिट वॉज सेम, लॉ इज सेम. लॉ में शायद एक इकोनॉमिक लॉ आ गया है, कोई अलाइड लॉ निकाल के, बस दैट्स इट. वही एक छोटा सा चेंज है. उसके अलावा DT सेम, IDT सेम. इसका तो पूरा ऐसा सब्जेक्ट ही निकाल के वो लोग इलेक्टिव ले आए हैं. जो मेजर चेंज हुआ है ना, वो हुआ है इसी सब्जेक्ट में, एंड दैट इज एडवांस्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग से स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन. सो व्हाट एग्जैक्टली इज द थॉट प्रोसेस हियर. यहां पे देखो इस वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं. क्या है नाम? स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट. मतलब आपको कॉस्ट का मैनेजमेंट करना है विद अ स्ट्रेटेजिक थॉट प्रोसेस. इसका मतलब स्ट्रेटेजिक मतलब अ लॉन्ग टर्म थॉट प्रोसेस. देखो आज की तारीख में जो बिजनेस मॉडल्स है ना, वो काफी चेंज हो गए हैं, काफी बदल गए हैं. मैं एग्जांपल ले सकता हूं बहुत सारे बिजनेस मॉडल्स का. ले लो आप पेटीएम, बराबर है. क्या आपने कभी सोचा था कि आप एक पेटीएम के जरिए पूरा पेमेंट कर सकते हो, अपना पूरा पेमेंट मैनेज करते हो, अपना पूरा पेमेंट मैनेज कर पेटीएम ले लो या आपका फ्लिपकार्ट, अमेजॉन ले लो. एवरीथिंग नाउ इज ऑनलाइन एंड ई-कॉमर्स ओरिएंटेड. एंड वो तो ठीक है, बट इनके जो वैल्यूएशंस है दैट इज ह्यूज. अब आज की तारीख में आप क्रेड को ले लो, CRED आप लोगों ने सुना होगा. तो ये सब क्या है? वैल्यूएशन बेस्ड बिजनेसेस है. तो ये लोग का फोकस खाली कॉस्ट नहीं है, ये लोग का फोकस है कॉस्ट को कैसे स्ट्रेटेजिकली अपन लोग स्पेंड करें सो दैट इट कैन हेल्प अस क्रिएट वैल्यू. बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं. आज की तारीख में आपका बिजनेस मल्टीपल ग्रोथ तभी करेगा जब आप कॉस्ट को स्ट्रेटेजिकली स्पेंड करते हो एंड एक वैल्यू क्रिएट करने की कोशिश करते हो. अगर आप वैल्यू क्रिएट करना नहीं चाह रहे हो ना, देन इन दैट केस आप टिपिकली एक दो चीज करके रह जाओगे. बट व्हाई इज दैट? वी हैव नेटफ्लिक्स, वी हैव टेस्ला, वी हैव अमेजॉन, वी हैव आवर ओन फ्लिपकार्ट, पेटीएम, यू हैव क्रेड, सो मेनी स्टार्टअप्स. बाइजू एडटेक स्टार्टअप, इंडिया का सबसे वैल्यूड स्टार्टअप इज बाइजूस. 16,500 करोड़ का तो वो जो बाइजू है उसका खुद का नेट वेल्थ है, एंड दे हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वैल्यूएशन. तो अगर वो भी यही सोचते ना कि यार कॉस्ट बचाने की कोशिश करते हैं, जो पहले का थिंकिंग था. देखो मैंने खुद ने ना एडवांस्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो AMA हुआ करता था ना, उसी में मैंने भी एग्जाम दिया है. तो तब हमारा थॉट प्रोसेस क्या हुआ करता था बताएगा कि भाई कॉस्ट से मैं कॉस्ट को रिड्यूस करूं. बस एक ही दिमाग में थॉट प्रोसेस हो जाता था, कॉस्ट को रिड्यूस करते जाओ, कॉस्ट को रिड्यूस करते जाओ. अब ऐसा नहीं है. अब मैं सोचता हूं कि मैं अगर कॉस्ट को स्पेंड कर रहा हूं, मेरा कॉस्ट का बजट बढ़ा रहा हूं, चलेगा, बट स्ट्रैटेजिकली क्या मेरे को ये हेल्प करने वाला है क्या मेरे वैल्यू क्रिएशन में? इफ द आंसर इज यस, देन इन दैट केस आई विल डू दैट कॉस्ट विदाउट एनी इश्यूज. सो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट समझ में आया क्या होता है?
एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। परफॉर्मेंस आप किसका इवैल्यूएट करते हो? मैं आपको बोलता हूं दो चीजों का मेनली परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होता है एक बिजनेस सिनेरियो में। एक होता है कंपनी का परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन और दूसरा होता है एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। आज से 10 साल पहले के जो एम्प्लॉयज थे ना, वो बोलते ना बिजनेसेस थे ना, वो एक लालाजी टाइप बिजनेस थे। इसका मतलब ठीक है भाई, एम्प्लॉय वो वही कंपनी में रहेगा, 10 साल 50 साल वही कंपनी में काम करेगा, उसका सैलरी हर साल बस 2-2 हजार रुपए बढ़ा, वो खुश है। बट आज का एम्प्लॉय ऐसा नहीं है। उसको उसका एक बिलोंगिंग होना चाहिए वो कंपनी के लिए। ही शुड बी हर्ड। उसके जो थॉट प्रोसेस है, कंपनी हैज टू एक्सेप्ट दैट देयर आर सो मेनी स्टॉक ऑप्शंस, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस है आज की तारीख में इतने सारे, वो तो आप पढ़ते भी हो अकाउंट्स में और सब जगह पे। सो ये सब चीजों की वजह से क्या है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन बहुत नेसेसरी हो गया है। मैं जब जेपी मॉर्गन में काम करता था, और मैं तो आज से 10 साल पहले की बात कर रहा हूं, वो टाइम पे भी हमारा जो भी सैलरी होता था वो सब परफॉर्मेंस बेस्ड होता था, परफॉर्मेंस लिंक्ड होता था। तो इसकी वजह से हमें भी मोटिवेशन मिलता था काम करने का, एंड इसकी वजह से कंपनी को भी ग्रोथ मिलता था। दैट इज द रीजन ये जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना और डेवलपिंग कंट्रीज है ना, ये इनके थॉट प्रोसेस का ही फर्क है। जो डेवलप्ड कंट्रीज है, देखो इंडिया में आज की तारीख में आप सुन रहे हो ना, स्टार्टअप्स, फंडिंग, ये वर्ड फंडिंग है ना, ये सब अपन लोग ने अभी 2-3 साल में सुनना चालू किया है। बट यही फंडिंग अमेरिका में आज से 1995 1996 में एलॉन मस्क को बहुत बड़ा फंडिंग मिल चुका है अपने खुद के वेंचर के लिए। 1995 मतलब आज से कितना 25-30 साल पहले की बात है। तो वो टाइम पे अगर उसको इतना सारा फंडिंग मिल रहा है तो उनका थॉट प्रोसेस कितना एडवांस्ड है आप सोच सकते हो। तो स्ट्रेटेजिक, दे हैव अ लॉन्ग टर्म विजन, एंड दैट इज द रीजन दे आर एबल टू ग्रो वेरी क्विकली। और ये लॉन्ग टर्म विजन कहां से आया? जब देखो, जब तक आप चीजें पढ़ोगे नहीं, जब तक आपको चीजें पता नहीं होगी, तो आप वो लॉन्ग टर्म विजन पे पहुंच कैसे पाओगे? फिर लोगों ने पढ़ना चालू किया, समझना चालू किया कि अच्छा ऐसा है, एंड दैट इज वेयर ऑल ऑफ दीज थिंग्स वर इंट्रोड्यूस्ड। सो आईसीएआई चाहता है आपसे एक लॉन्ग टर्म विजन रखना, एक एनालिटिकल माइंडसेट रखना कि भाई खर्चा बढ़ा तो डरने का नहीं, पर वो खर्चा बढ़ने के साथ एनालिसिस करो कि उसका वैल्यूएशन कैसे बढ़ाओगे, आप कैसे आप हेल्प करोगे अपनी कंपनी को ग्रो करने में। दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो कई बार स्टूडेंट्स को आप लोगों ने सुना होगा, अरे यार ये एससीएमपी ना तो बहुत थ्योरी हो गया है, बहुत थ्योरी क्वेश्चन होता है। ऐसा नहीं है, ये जो थॉट प्रोसेस है ये गलत है। देखो पहले जब मैंने भी एससीएमपी पढ़ा था ना, फर्स्ट टाइम मैं भी यही सोच रहा था कि यार ये तो कितना थियरी हो गया है। नहीं, थियरी नहीं हुआ है, ये तो कितना ज्यादा एनालिटिकल हो गया है। अब आपको कोई भी चीज अगर दी हुई है तो आप फेस वैल्यू पे नहीं लोगे, आप देखोगे कि भाई ये क्यों है, क्या है। सिंपल एग्जांपल लेता हूं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। अपन सब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इंटरमीडिएट में पढ़ चुके हैं, या शायद ऑप्शन में भी छोड़ा होगा, नो प्रॉब्लम। बट वही स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अब सीए फाइनल में जब आ रहा है ना, तो एक एक रैशनैलिटी के साथ आ रहा है। मतलब आपको पूछेगा ये भाई स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, क्यों है ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इसका जरूरत है क्या? एक ट्रेडिशनल वे था जो हम एएमए में पढ़ते थे, बट आज का जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है वो एक नए तरीके का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अपने को पढ़ना है। सो ये सब जो नया बनाया है ना, इसके लिए इन्होंने उसको नाम दिया है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। एक जो अपना थॉट प्रोसेस है अब उसको चेंज करना है, ओवरऑल बिजनेस कैसे होता है, बिजनेस करने के तरीकों को चेंज करना है, एंड वो सब चीजें अपन लोग पढ़ेंगे। बहुत सारी इंटरेस्टिंग मैं आप लोग के साथ चीजें शेयर करने वाला हूं ये पूरे के पूरी जर्नी में। आप लोग से एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग भी मेरे को बताते रहना कि आप लोग को क्या पता है क्या नहीं, एंड लेट्स मेक दिस अ टू वे कम्युनिकेशन सिनेरियो। मतलब आई एम द काइंड ऑफ अ पर्सन जो टू वे कम्युनिकेशन में बिलीव करता है। ऐसा नहीं कि बस मैं आऊं, पढ़ाऊं, निकल जाऊं और आप लोग भी बस बैठे बैठे सुनते रहो और हो गया काम। नो, मजा नहीं आएगा। कैसा होना चाहिए? टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। मेरे सवाल तुम्हारे जवाब, तुम्हारे सवाल मेरे जवाब। क्या बोलते हैं पब्लिक, है कि नहीं? सो विद दिस सिनेरियोस, चलो आओ अब डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज एससीएमपी, उसमें क्या क्या सब्जेक्ट, क्या क्या टॉपिक्स है, कितने मार्क्स का क्या है, वेटेज क्या है, इंस्टीट्यूट ने उसको पेपर पैटर्न कैसा सेट किया है। तो एज अ स्टूडेंट वो सब चीजें जो अपने को प्राइमा फेसी पता होनी चाहिए वो मैं अब आप लोग को बताने वाला हूं। बट ट्रस्ट मी, दिस इज अ न्यू एज थिंकिंग जो अब अपन डेवलप करने वाले हैं, और ये न्यू एज थिंकिंग के लिए ही एक न्यू एज तरीके से मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा। क्या आप तैयार हैं? चलो फिर देर किस बात की।
तो चलिए आइए समझने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में क्या क्या है एंड अपने को कैसे पढ़ना है। पूरा पोर्शन कैसे डिवाइड किया है इंस्टीट्यूट ने, कितने मार्क्स का क्या पोर्शन आता है, ओवरऑल वेटेज क्या है अब तक जो इंस्टीट्यूट ने पूछा है उसके हिसाब से। ऑल ऑफ दैट विल बी शेयर्ड विद यू एंड चलो समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा अभी एक और चीज बता देता हूं कि ये जो भी मैं लिखने वाला हूं ना, ये जो भी मैं लिखने वाला हूं ना, प्लीज पहले उसको आप सुन लो, ठीक है ना। गाई मत करो कि अरे चल 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 मैं भी लिखता हूं, नहीं, आराम से, यू हैव सफिशिएंट टाइम, आराम से आप लिखना, कोई टेंशन नहीं है। ये जो मैं लिख रहा हूं वो मैं आप लोग के साथ गूगल ड्राइव पे लिंक भी शेयर कर दूंगा, तो उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो इसको एक LMS करके नाम देंगे अपन, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो है, जो भी मैं लिख रहा हूं वो सब आप लोग के साथ लेक्चर के बाद शेयर कर दिया जाएगा। फोकस शुड बी ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। सर क्या बता रहे हैं कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट अपने को समझ में आया क्या, एंड देन फिर राइटिंग वाला पार्ट विल बी अ फॉर्मेलिटी। चलिए आइए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये पूरा जो सब्जेक्ट है कॉस्टिंग, उसको कैसे इंस्टीट्यूट ने डिवाइड किया है, क्या थॉट प्रोसेस है एंड अपने को इसको कैसे पढ़ना है। तो सब्जेक्ट का नाम है, जैसा मैंने आपको कहा, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। अब इंस्टीट्यूट ने इसके लिए 3 मॉड्यूल आपको दी होगी। अगर आप जब भी इंस्टीट्यूट के साथ रजिस्टर करेंगे तो इंस्टीट्यूट ने इसके लिए 3 मॉड्यूल डेवलप किए। एक है मॉड्यूल 1, पहले अपन लोग लिख लेंगे यहां पे, ये क्या है, ये है मॉड्यूल 1। फिर है इसके बाद मॉड्यूल 2 एंड देन फाइनली है मॉड्यूल 3। तो क्या कंटेंट है इन तीनों मॉड्यूल में, आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो मॉड्यूल 1 है, इसमें इन्होंने रखे हैं फर्स्ट 7 चैप्टर्स। फर्स्ट से लेकर 7 चैप्टर्स जो है वो अपने हैं मॉड्यूल नंबर 1 में। तो क्या है इन चैप्टर्स में, तो इसको इंस्टीट्यूट ने कैसे डिवाइड किया, ये जो मॉड्यूल है ना, ये मॉड्यूल, इस मॉड्यूल को नाम दिया इंस्टीट्यूट ने स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। क्या नाम दिया है, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। ये जो मॉड्यूल 2 है ना, इसको इंस्टीट्यूट ने नाम दिया है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। क्या नाम दिया है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। एंड जो थर्ड मॉड्यूल है ना, इस थर्ड मॉड्यूल को इंस्टीट्यूट ने नाम दिया है केस स्टडीज। जी हाँ, तो ये जितने भी केस स्टडीज हैं सब मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 से रिलेटेड, वो मॉड्यूल 3 में इंस्टीट्यूट ने उसको कवर किया है। अपन उसको कैसे कवर करेंगे वो भी मैं आप लोग को धीरे धीरे बताऊंगा। तो अब फर्स्ट 7 चैप्टर्स, क्या है ये चैप्टर के नाम, मैं फटाफट आप लोगों को बता देता हूं कि यहां पे ये देखो। तो फर्स्ट 7 चैप्टर्स को भी इंस्टीट्यूट ने फर्दर डिवाइड किया है कैसे, तो यहां पे लिखा है SCM एंड यहां पे लिखा है डिसीजन मेकिंग। दिख रहा है आप लोगों को ये, एंड स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। तो SCM एंड डिसीजन मेकिंग, तो यहां पे ये एक पार्ट हुआ। फिर बाद में सेकेंड मॉड्यूल में उन्होंने रखा है चैप्टर नंबर 8 से लेकर चैप्टर नंबर 12, और इंस्टीट्यूट ने इसको भी फर्दर सब डिवाइड किया है। जी हां, अब यहां पे इंस्टीट्यूट ने सब डिवीजन किया है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड यहां पे लिख दिया है कंट्रोल। एंड लास्ट में क्या है बॉस, लास्ट में है मेरा मॉड्यूल 3। तो मॉड्यूल 3 में क्या है, एज आई सेड, केस स्टडीज। कौन सी केस स्टडीज, केस स्टडीज रिलेटेड टू चैप्टर 1 to 12। 1 to 12 से रिलेटेड जितने भी केस स्टडीज है सब इंस्टीट्यूट ने वो मॉड्यूल नंबर 3 में पुटअप कर दी है। चलो अब ये SCM में क्या आता है, SCM में आते हैं फर्स्ट 5 चैप्टर्स। चैप्टर 1 to 5 मैं इधर लिख देता हूं। चैप्टर नंबर 6 and 7 आ जाता है मेरा डिसीजन मेकिंग वाले पार्ट में। चैप्टर नंबर 8 to 10 becomes a part of performance evaluation एंड लास्ट है मेरा कंट्रोल। इसमें आते हैं मेरा चैप्टर नंबर 11 to 12। चैप्टर के नाम क्या है बताओ ना, उस सब बताऊंगा, नॉट टू वरी। यहां पे फर्स्ट 5 चैप्टर्स SCM में, फिर बाद में चैप्टर नंबर 6 to 7 डिसीजन मेकिंग, फिर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड देन फिर फाइनली कंट्रोल। अब
इसका वेटेज भी इंस्टीट्यूट ने कैसे दिया है देखते हैं। तो यहां पे ऑब्वियसली ये टोटल एससीएमपी है 100 मार्क्स का। अब एज पर इंस्टीट्यूट गाइडलाइंस उन्होंने जो बोला है क्या वो फॉलो हुआ है? क्या फ्रैंकली नहीं हुआ है, बट उन्होंने जो बोला है उस हिसाब से वो बोलते हैं कि भाई 35 to 40% हम मॉड्यूल 1 में से पूछेंगे, 35 to 40% हम मॉड्यूल 2 में से पूछेंगे और 20 to 30% हम मॉड्यूल 3 में से पूछेंगे। ऐसा उनका बोलना है, जो कोई फॉलो नहीं होता है और अपने को भी फॉलो नहीं करना है बॉस। तो अपने को फॉलो नहीं करना है मतलब अपने को क्या करना है, अब मैं आपको बताता हूं। तो देखो ये एक यूजुअल आदत होती है अपन सब एज स्टूडेंट की कि यार कौन सा चैप्टर ऑप्शन में छोड़ सकते हैं सर, वो बताओ ना। तो अभी मैं आप लोगों के सामने एक एनालिसिस प्रेजेंट करूंगा एंड एज पर दैट एनालिसिस आप खुद मुझे बताना क्या आप में हिम्मत है क्या कोई भी चैप्टर को ऑप्शन छोड़ने की। मैं आपको बोलता हूं छोड़ ही नहीं पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। देखो क्या होता था पता है क्या, पहले जब एएमए हुआ करता था ना, एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जब मैंने एग्जाम दिया था तो टोटल 16 चैप्टर्स हुआ करते थे। तो 16 चैप्टर्स में एक दो चैप्टर ऑप्शन छूटेगा तो चलेगा, कहीं ना कहीं वो एडजस्ट हो जाएगा ऑप्शन में। बट अब जब से ये एससीएमपी आया है ना, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स इज रिड्यूस टू 12। अब 12 चैप्टर और खाली 100 मार्क्स, बहुत ना इंसाफी है। इसके बाद अब तो स्कोप ही नहीं है आप लोग के पास कि कोई भी चैप्टर को आप ऑप्शन में छोड़ो। एंड वैसे भी छोड़ना भी क्यों है बॉस, पूरा पैसा दिया है ना ये लेक्चर का, सब चैप्टर्स में पढ़ाने वाला हो ना, तो पूरा वसूल करो ना बॉस। मैं तो मारवाड़ी हूं तो मेरा तो दिमाग एक ही चीज के ऊपर चलता है, पैसा कैसे वसूल करने का। लाइफ में आप भी वो चीज सीख गए ना तो बहुत आगे बढ़ जाओगे, बता रहा हूं मैं। चलो जोक्स अपार्ट, सो यहां पे एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ये स्कोप था तो हो सकता है आपने कभी आपके सीनियर से सुना हो ये चीज, बट आज की तारीख में ये पॉसिबल नहीं है। एससीएमपी में ये जो 12 चैप्टर है फुल 100 मार्क्स के ऊपर अपने को इसका वेटेज देना ही है। मॉड्यूल 1 में कौन से चैप्टर्स है, मॉड्यूल 2 में कौन से चैप्टर्स है एंड इसका केस स्टडीज कैसे कनेक्टेड है, प्लस अपन जो अपनी ऑप्टिमाइज्ड बुक से पढ़ने वाले हैं उसको मैंने कैसे फ्रेम किया है, उसकी पिक्युलैरिटी या उसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या क्या है जो आप लोगों को मिलेगा, वो सब अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। क्या आप तैयार है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, जितने भी चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स के बारे में आप लोगों को फटाफट बता दूंगा मैं। ऑब्वियसली अभी तो आप लोगों को कुछ पता भी नहीं है तो ज्यादा आइडिया आएगा नहीं आप लोगों को कि ये चैप्टर का मतलब क्या है, बट फिर भी मैं मेरे एक्सप्लेनेशन के तौर पे आप लोग को बताते जाऊंगा कि भाई देखो ये चैप्टर है, ये चैप्टर का एक बेसिक क्या आइडिया है वो मैं आपको बता दूं। उसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगा कि ये चैप्टर्स के वेटेज क्या रहे हैं ओवरऑल। तो जैसा मैंने आप लोग को बोला था कि मेरे पास पूरा एक मैंने आप लोग के लिए एनालिसिस करके रखा है जहां पे कौन से चैप्टर से कितना मार्क्स का है, वेट आई विल शेयर दैट विद यू। वो सब चीज अपने पास रेडी है। तो ये रहा वेटेज शीट जो आप देख सकते हो, 7 अटेम्प्ट के वेट्स मैंने यहां पे कवर किए हैं। मई 18, नवंबर 18, मई 19, नवंबर 19, नवंबर 20, जैन 21, ऑप्ट आउट, एवरीथिंग। सर हम लोग को भी चाहिए ये वेटेज शीट, सब मिलेगा। तुम लोग एक काम कर लो, सबसे पहला चीज जो तुम लोग को करना है वो है ना मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ, बिकॉज अब अपनी जर्नी स्टार्ट हुई है और लंबा चलने वाली है ये जर्नी। तो मेरे ये सब जो भी नोट्स है ना वो मैं यूजुअली मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर करूंगा। तो टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ, आई थिंक सीए फाइनल संकल्प, सीए फाइनल कॉस्टिंग संकल्प ऐसा कुछ नाम है, मैं एग्जैक्टली देख के आपको दे दूंगा तो वो आप ले लेना। तो सीए फाइनल या मेल आया होगा आप लोग को हमारी तरफ से तो ज्वाइन हो जाना वहां पे। सो सीए फाइनल कॉस्टिंग बाय संकल्प ऐसा कुछ करना। तो ये आप लोग को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। फिर बाद में एक यूट्यूब चैनल आप लोग ज्वाइन कर लेना इमीडिएट बेसिस पे, क्योंकि जो भी इंस्टीट्यूट के अपडेट्स है या फिर मेरे को रिवीजन वीडियोस डालने हैं या ऐसा कुछ है तो वो यूट्यूब चैनल पे जाते हैं। तो वहां पे सिंपल सीए संकल्प कांस्टिया करके आपको सर्च करना है एंड ये यूट्यूब पे आप कनेक्ट हो जाओगे। एंड थर्ड जो है वो है मेरा इंस्टाग्राम, यहाँ पे काफी सारी हम चीजें करते रहते हैं विच इज प्रीटी इंटरेस्टिंग, तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो दिस इज माई इंस्टाग्राम चैनल सीए संकल्प आई थिंक कांस्टिया। तो ये 3 मेरे जो चैनल्स है
यहां पे आप जुड़ जाइए सो दैट ये जो भी आपके नोट्स या कुछ है वो सब चीज आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी एंड देन इट विल बी अ स्मूथ बोलते ना फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। तो चलो अब स्टार्ट करेंगे अपन लोग समझना कि भाई कौन से चैप्टर्स है जो अपने को पढ़ने हैं एंड व्हाट चैप्टर हैड व्हाट वेटेज इन व्हाट एग्जाम, ये भी अपने पास रेडी है। और फिर आप खुद ही डिसाइड करके बोल देना कि क्या आप में हिम्मत है कोई भी एक चैप्टर ऑप्शन में छोड़ने की। मतलब 10 मिनट रुक जाओ फिर पूछूंगा मैं तुमको, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो चलो सबसे पहले अपन लोग क्या कर रहे हैं, मॉड्यूल 1 को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मॉड्यूल 1 में क्या है, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, ये मॉड्यूल 1 का नाम है। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में फर्स्ट 5 चैप्टर्स है एंड डिसीजन मेकिंग में 2 चैप्टर्स है। तो चलो आओ सबसे पहले लिखते हैं अपन लोग मॉड्यूल 1 के बारे में। यहां पे मॉड्यूल 1 एज आई सेड 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। एक पार्ट है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, दूसरा पार्ट है डिसीजन मेकिंग। चैप्टर नंबर 1 to 5 यहां पे कवर होंगे, चैप्टर नंबर 6 to 7 यहां पे कवर होंगे। देखो ये सब बेसिक चीजें एकदम क्लैरिटी रहना चाहिए सो दैट जब पढ़ाई कर रहे हैं ना तो ये बेसिक चीज पे इश्यूज आना ही नहीं चाहिए बस, बराबर। सबसे पहला जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। सेकेंड चैप्टर है मॉडर्न बिजनेस एनवायरमेंट, लिख रहा हूं मैं अभी खाली नाम, फिर आपको बता दूंगा व्हाट ईच वन रिप्रेजेंट्स। थर्ड चैप्टर का नाम है लीन सिस्टम एंड इनोवेशन, लीन सिस्टम एंड इनोवेशन। फोर्थ चैप्टर का नाम है, हाँ मुझे पता है आप लोग को भी लिखना है सर, हमारे को ये भी लिखना बाकी है, कब लिखे दे दूंगा आप लोग को, लास्ट में मैं दे दूंगा थोड़ा टाइम, तब आप ये लिख लेना। फिलहाल एक फ्लो में हूं मैं, सो लेट मी कंप्लीट व्हाट इज टू बी डन, राइट। चलो लीन सिस्टम एंड इनोवेशन। फोर्थ चैप्टर का नाम है कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स, कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स। एंड फिफ्थ चैप्टर का नाम है कॉस्ट मैनेजमेंट फॉर स्पेसिफिक सेक्टर्स, फॉर स्पेसिफिक सेक्टर्स, ओके। एंड देन फिर आ जाते हैं चैप्टर नंबर 6 एंड 7 के ऊपर। चैप्टर नंबर 6 आता है मेरा डिसीजन मेकिंग एंड चैप्टर नंबर 7 है मेरा प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, चैप्टर नंबर 7 है मेरा प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। तो ये क्या है, चलो आओ एक एक करके इन सबको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला क्या है मेरा, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, जैसा आप यहां पे देख सकते हो। तो इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में क्या है कि सबसे पहले अपने को इस सब्जेक्ट से इंस्टीट्यूट बता रही है कि भाई क्या होने वाला है इस सब्जेक्ट में। तो आपको जो ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस था उसको पीछे छोड़ना पड़ेगा। अरे छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। कौन सी कहानी, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट की कहानी। सो फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू एससीएम, जहां पे वो बताएंगे कि भाई देखो जो पहले फोकस हुआ करता था कॉस्ट रिडक्शन का, अब थॉट प्रोसेस चेंज हो गया है और अब वैल्यूएशन के थॉट प्रोसेस के साथ अपन लोग कॉस्ट को स्पेंड करते हैं। तो कैसे एक बिजनेस में एक वैल्यू चेन होता है और हर एक वैल्यू चेन को अपन कैसे एनालाइज करते हैं एंड बिजनेस को इंप्रूव करते हैं, वो अपन सीखेंगे ये फर्स्ट चैप्टर में। सेकंड चैप्टर है मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट। सो आज की तारीख में जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि बिजनेस करने के मायने बदल चुके हैं। दीज कंपनीज लाइक पेटीएम, टेस्लाज, अलीबाबा, ये सब ने एक मॉडर्न तरीके का बिजनेस कर रहे हैं। आज की तारीख में तो बिजनेस के साथ साथ बिजनेस करने का जो मीडियम है विच इज मनी, वो भी चेंज हो गया है। आजकल तो क्रिप्टो करेंसी आ गई है, बिटकॉइन आ गया, आप लोग ने सुना होगा। कुछ डिस्कशन करना है इसके बारे में, करेंगे ना बॉस जब सही समय आएगा। बट अगेन अ वेरी नाइस पॉइंट। सो बिजनेस करने का तरीका बदल गया है, बिजनेस में जो लेन देन होता था वो बदल गया है। तो कैसे उसको मैनेज करना है इज व्हाट वी विल सी इन द चैप्टर मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट। थर्ड चैप्टर है लीन सिस्टम एंड इनोवेशन। अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और आप बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, जैसा मैंने अभी आपको नाम दिया टेस्ला। टेस्ला क्या मैन्युफैक्चर करती है, कार्स।
जैसे ड्राइवरलेस कार्स है या इलेक्ट्रिक पे चलने वाली कार्स है, ये सब कौन मैन्युफैक्चर करता है? टेस्ला। तो अगर टेस्ला ये सब मैन्युफैक्चर कर रही है अपने फैक्ट्री में, देन इन दैट केस वो फैक्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सही तरीके से कैसा होगा, मशीन को कैसे मैनेज करना है, वो जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे अपन लोग ओवरऑल ये मैन्युफैक्चरिंग की वजह से ह्यूमंगस लेवल ऑफ कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हैं, क्वालिटी आउटपुट दे सकते हैं, ये सब अपने को सीखना है ये चैप्टर नंबर 3 में, जिसका नाम है लीन सिस्टम एंड इनोवेशन। फिर आ जाता है कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स। यहां पे 3 मेजर एस्पेक्ट्स है, या 4 मेजर एस्पेक्ट्स में बोलूंगा। एक है कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, दूसरा है टारगेट कॉस्टिंग, थर्ड है मेरा लाइफ साइकिल कॉस्टिंग एंड परीटो एनालिसिस, एंड फोर्थ एस्पेक्ट है मेरा एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये 4 एस्पेक्ट्स को यूज करके मैं कैसे मेरे कॉस्ट को बेटर वे में मैनेज कर सकता हूं। जैसा मैंने लास्ट वर्ड बोला था, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो अब आज की तारीख में सब बिजनेसेस कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से जुड़ी हुई है, और अगर वो सीएसआर कर रही है तो सीएसआर के थ्रू कैसे बिजनेसेस को और बेटर किया जा सकता है, कैसे एनवायरमेंट कॉस्ट्स को भी कंसीडर करना जरूरी है, जैसे कि अदर कॉस्ट है, वो सब इस चैप्टर में सीखने को मिलेगा। फिर है कॉस्ट मैनेजमेंट फॉर स्पेसिफिक सेक्टर्स, विच इज चैप्टर नंबर 5। 3 मेजर सेक्टर को इंस्टीट्यूट ने यहां पे फोकस किया है। एक है पावर सेक्टर, दूसरा है एग्रीकल्चर सेक्टर, तीसरा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर। बहुत एग्जॉस्टिव नहीं बना इस चैप्टर को, मैं आपको बताऊं ना, तो पहले आज से मतलब अगर जब इंस्टीट्यूट का पहला मॉड्यूल आया था तब तो ये चैप्टर यूजलेस था, मतलब खाली 5 पेज का चैप्टर था और उसमें भी कोई इंफॉर्मेटिव चीज थी नहीं। बट अब इंस्टीट्यूट ने फिर नया मॉड्यूल निकाला 2021 में, और उसमें फिर बाद में इंस्टीट्यूट ने इस चैप्टर को भी वेटेज देना चालू किया, तो वो 5 पेज के चैप्टर से 30 पेज का चैप्टर बन गया, प्रमोशन हो गया उसका, उस चैप्टर का। एंड फाइनली अब अपने को प्रॉपरली पढ़ना है, बिकॉज यू कैन नाउ एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन दिस। मेरा जो लास्ट वाला मैंने बैच पढ़ाया ना, उसमें तो मैंने क्लियरली बोल दिया था बॉस 12 चैप्टर आपको इफेक्टिवली दिख रहे हैं, बट ये 12 में से है ना, एक चैप्टर को तो गिनो ही मत, वो है चैप्टर नंबर 5। क्यों? क्योंकि चैप्टर नंबर 5 तो इंस्टीट्यूट पूछता ही नहीं है। बट अब ऐसा नहीं है, अब इंस्टीट्यूट ने, बिकॉज इसमें पेजेस बढ़ाए हैं, केस स्टडी 1-2 डाली है आरटीपी में इस चैप्टर से रिलेटेड, तो बॉस इंस्टीट्यूट अब इसको सीरियसली ले रहा है, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे इसको। फिर आ जाते हैं सेकेंड एस्पेक्ट के ऊपर, मॉड्यूल 1 का सेकेंड पार्ट, विच इज डिसीजन मेकिंग एंड प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। डिसीजन मेकिंग एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हुआ करता था, और स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज एंड ऑफ द डे एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट मुझे डिसीजन लेने का पावर्स होना चाहिए और डिसीजन लेने की कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। तो क्या कॉस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या रेलेवेंट है, इररेलेवेंट है, क्या ये मेरे बिजनेस को ये कॉस्ट से फर्क पड़ेगा, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स सब फोकस में रखते हुए मैं डिसीजन लूंगा। And therefore, this chapter becomes also very important. बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है इस चैप्टर में सीखने के लिए एंड एग्जीक्यूट करने के लिए। 7th चैप्टर है प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। सर क्या है इस चैप्टर में? तो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में आपको एज अ एंटिटी डिसाइड करना है कि क्या प्राइसिंग रखनी है क्या नहीं। सर प्राइसिंग क्या रखनी है, वो तो एक ही होती है। नहीं, ऐसा पहले हुआ करता था कि बस एक प्राइस सेट कर दिया, चलो यही चलते रहेगा। ऐसा अब नहीं है, अब तो अलग अलग सिस्टम के हिसाब से अलग अलग प्राइसिंग चेंज होता है। अरे बुक माई शो पे जाके कोई मूवी का थिएटर, कोई मूवी का टिकट बुक करो, 12 से 3 का अलग प्राइस, 3 से 6 का अलग प्राइस, 6 से 9 का अलग प्राइस, बराबर है। ओला उबर बुक करो, जो आपका एकदम पीक टाइम है उसका अलग सर्च प्राइसिंग, जो नॉर्मल टाइम है उसका अलग प्राइसिंग। तो ये सब क्या है? प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज ही तो है। बुक माई शो एक प्राइसिंग स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं, उसको पता है 3 to 6, 6 to 9 मेरा सबसे पीक टाइम है, ज्यादा ही टिकट्स बिकना है, मंडे टू फ्राइडे का अलग प्राइस, सैटरडे संडे का अलग प्राइस। अरे भाई ऐसा क्यों? ऐसा इसके लिए, फॉर अ सिंपल रीजन दैट वी ऑल नो दैट प्राइसिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल डिसीजन फॉर अ कंपनी। सेम इज द केस विद, जैसा मैंने आपको बोला, ओला उबेर। क्यों भाई? सर्च प्राइसिंग होता है ना। या फिर कई बार होता है कि आप एक ही एड्रेस 2-3 जन मिलकर एक साथ एक ही टाइम पे डालो, ऑटोमेटिकली उसका प्राइस बढ़ जाएगा। वो सब टेक्निक क्या है बॉस? ये सब कॉस्ट मैनेजमेंट का टेक्निक्स ही है।
समझगड़ू। तो ये अपन लोग सीखेंगे इस चैप्टर में। सो मॉड्यूल 1 आप लोग को आई होप क्लियर हो गया होगा। चैप्टर नंबर्स जो है यहां पे मैंने दे दिया है 1, 2 एंड 3, यही चैप्टर के नंबर्स भी है, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5, एंड देन फिर बाद में यहां पे है चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7। सो आई होप वी आर एब्सोल्युटली क्लियर विद ऑल ऑफ दिस। वापस से पूछता हूं क्या, ए समझगड़ू, यस और नो? ठीक है सर लिखे क्या? अरे रुक जाओ ना, समझ लो पहले, सब लिखने का टाइम दे दूंगा रे बच्चा। और बोल तो रहा हूं ये वाला फाइल भी शेयर कर लूंगा यार तुम्हारे साथ, अभी ग्रास्प कर लो। अच्छा एक चीज ध्यान में रखना, राइटिंग एकदम प्रॉपर होना चाहिए बॉस। अपने जो मैं अभी तो बेसिक्स बता रहा हूं मैं, बट जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे, चैप्टर्स चालू करेंगे, राइटिंग जो भी मैं चीज लिखवा रहा हूं परफेक्टली लिखना है। अपने नोट्स एकदम टिप टॉप होने चाहिए। जी हां, चल अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब आ जाते हैं अपन लोग मॉड्यूल 2 की तरफ। अब अपन लोग आ जाते हैं मॉड्यूल 2 की तरफ। अब ये जो मेरा मॉड्यूल 2 है इसमें अगेन 5 चैप्टर्स है। तो कौन से है ये 5 चैप्टर्स, चलो फटाफट समझ लेते हैं। सो जैसा मैंने आपको कहा कि मॉड्यूल 2 को भी इंस्टीट्यूट ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। क्या है वो 2 पार्ट, आओ फटाफट समझते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है दैट इज कॉल्ड एज परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। चलिए तो चैप्टर का ये नाम है चैप्टर नंबर 8 का, तो इसको इधर लिखते हैं परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, एंड यहां पे इसको इधर लिखेंगे कंट्रोल, कंट्रोल ओरिएंटेड चैप्टर। ये फुल फॉर्म तो पता है ना आपको, एससीएम का फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, बराबर। और इधर डीएम का मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है, इट इज डिसीजन मेकिंग, इट इज डिसीजन मेकिंग। समझ आगे बढ़ते हैं। पीई, पीई क्या है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। सो पीई का फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल, तो कंट्रोल ही है। तो भाई यहां पे कौन से चैप्टर है, तो चैप्टर नंबर 8, 9 एंड 10, एंड यहां पे है मेरे चैप्टर नंबर 11 एंड 12, एंड हो गया पोर्शन जगास। सो चैप्टर नंबर 8 क्या है, इस चैप्टर का नाम है परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। एकदम नया चैप्टर, एकदम नया नवेला आप लोग के लिए लेकर आया है इंस्टीट्यूट, डायरेक्टली अडॉप्ट करके फ्रॉम द इंटरनेशनल सिलेबस। जी हां, देखो मैं एक बात बता दूं आपको कि जब आप कॉस्टिंग पढ़ रहे हो ना, तो इंस्टीट्यूट ने अब कॉस्टिंग में बहुत सारी नई चीजें लाई है, स्पेशली एसीसीए से, स्पेशली सीआईएमए से। तो ये सबसे नए नए चीजें इंट्रोड्यूस कर रही है इंस्टीट्यूट, तो अपने को भी बस अपना लेवल उस कगार पर लेकर जाना पड़ेगा। मैंने खुद ने काफी सारी इंटरनेशनल बुक्स पढ़ी है, जैसे कॉलिन ड्रूरी, चार्ल्स हॉन्ग्रेन। तो ये सब जब मैं बुक्स पढ़ रहा हूं, देन इन दैट केस मुझे बहुत इजी लग रहा है कनेक्ट करने में, एंड यही मैं आप लोग के साथ भी करूंगा। सो परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, चैप्टर नंबर 9 है जिसका नाम है ट्रांसफर प्राइसिंग, एंड चैप्टर नंबर 10 है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम। क्या रे वो बोला, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम। समझो, चलो ठीक है। एंड कंट्रोल, जब कंट्रोल की बात आती है तो कंट्रोल के कौन से हैं, तो यहां पे अपन लोग लिख लेंगे बजटरी कंट्रोल, एंड यहां पे अपन लोग लिख लेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। सेन्योरिटा नाम तो सुना होगा। सो बजटरी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो आप लोग के इंटर में था। क्या सर इंटर और फाइनल के बजट एंड स्टैंडर्ड का कोई कनेक्शन है? 2 मिनट रुक जाओ बताता हूं। तो आइए चैप्टर नंबर 8 के ऊपर। तो अभी मैंने कुछ देर पहले आप लोगों को बोला था कि देखो आज की तारीख में एम्प्लॉय कंपनी का जो इवैल्यूएशन है वो एक अलग लेवल पे होता है। भाई जब यहां पे फ्लिपकार्ट लास्ट 6 साल से 7 साल से कंपनी को खाली लॉसेस हो रहा था, ध्यान से सुनना, फ्लिपकार्ट एज अ कंपनी को खाली लॉसेस हो रहा था लास्ट 6-7 साल से, उसके बावजूद
वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को टेक ओवर किया एट अ बिलियन वैल्यू। ऐसा क्यों भाई? कोई भी कंपनी, मैं आपको पूछता हूं, कोई भी कंपनी नुकसान कर रही है, लास्ट 6-7 साल पे से नुकसान कर रही है, और मैं आपको बोलता हूं कि क्या आप कंपनी को, उस कंपनी को टेक ओवर करोगे? क्या आप बोलोगे फ्री में देगा ना तो भी नहीं लूंगा मैं? क्यों? तो क्यों ऐसा? अरे लॉस कर रही है यार, 6-7 साल से लॉस कर रही है, तू बोल रहा है और मैं ऐसी कंपनी को टेक ओवर करूं? कत्ते ही नहीं। एग्जैक्टली यही अपना थॉट प्रोसेस है ना। अब वो थॉट प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा। कंपनी के या एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस मेजरमेंट इवैल्यूएशन के क्राइटेरियाज बदल रहे हैं। आज वही फ्लिपकार्ट जो 6 साल से लॉस कर रहा है, बिलियन डॉलर्स में सेल हो रहा है। आज वही पेटीएम जो आज तक प्रॉफिट नहीं दे पाया है, आज उसकी वैल्यूएशन छप्पर फाड़ है। क्यों? थॉट प्रोसेस, द वे ऑफ डूइंग न्यू थिंग्स इज चेंजिंग। बोले ना, तो नई तरीके की नई चीजें अब अपने को समझनी है। सो परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, कैसे मेजर करना है एक एंटिटी को, कैसे वैल्यू करना है, या एक एम्प्लॉय को कैसे वैल्यू करना है, ये सब चीज आपको यहां पे सीखने को मिलेगी। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 9, ट्रांसफर प्राइसिंग एज इट इज ओल्ड सिलेबस का आपको यहां पे एक झलक देखने को मिलेगा। सो ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है? जब इंटरनल डिविजन्स के बीच में ट्रांसफर हो रहा है तो उसमें प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या यूज करनी है। तो यहां पे जो आपने प्राइसिंग स्ट्रेटेजी देखी ना, वो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है मेरी एक्सटर्नल मार्केट के लिए। सेम वे अगर मैं इंटरनली बेच रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर अमूल मिल्क डिवीजन, अमूल कर्ड डिवीजन को कोई माल ट्रांसफर कर रहा है तो वो एक्सटर्नल नहीं, वो तो इंटरनली ट्रांसफर कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में जब इंटरनल ट्रांसफर हो तो प्राइसिंग क्या रखनी है, ये अपन सीखेंगे चैप्टर नंबर 9 में। देखो बाकी लोगों के लिए तो अपना प्राइसिंग फिक्स्ड है कि भाई जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उसमें, बट इंटरनल ट्रांसफर में तो कुछ चीजें अलग, कुछ अलग थिंकिंग हो सकता है, सीखेंगे अपन इसी चैप्टर में। देन है मेरा चैप्टर नंबर 10, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम। तो आज की तारीख में अगर आपको कोई पीएनएल अकाउंट देगा तो आप उसको एनालिसिस कैसे करोगे, क्या क्या क्वेश्चंस पूछोगे, क्या क्या नहीं, एंड उसका ग्रोथ पोटेंशियल कैसे है, कैसा नहीं, वो सब देखना, एनालिसिस करना यहां पे इस चैप्टर में समझेगा। एंड देन कंट्रोल, बजटरी कंट्रोल, बजट्स बनाने का काम आप लोग सीख चुके हो इंटरमीडिएट में। बजट को अप्लाई कैसे करना है, मतलब बजट आपके पास आ गया। देखो अब ये चीज मैंने सीखी जेपी मॉर्गन, तो हम लोग जेपी मॉर्गन में बजट्स बनाते भी थे और बजट्स के ऊपर कंट्रोल मैकेनिज्म भी इंप्लीमेंट करते थे। तो कई बार हमारे पास कुछ और डिपार्टमेंट के बजट बन के आते थे, तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, उसको कैसे रीड करना है, एनालाइज करना है, प्रेजेंट करना है, वो सब अपन सीखेंगे इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 11, बजटरी कंट्रोल। एंड लास्ट है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अब जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है ये नए दौर का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, तो इसमें प्लानिंग वरायंसेस, ऑपरेटिंग वरायंसेस और बहुत सारी रिकंसिलिएशंस एंड ये सब चीजें सीखने वाले अपन लोग। एंड इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी। समझ गए? सो ये है मेरा मॉड्यूल 2। दूंगा लिखने का टाइम, 2 मिनट रुक जाओ, समझ लो पहले, ठीक है। और अभी आप लोगों को कोई ऐसा लर्न करने का जरूरत नहीं, और इस मैं तो भूल गया चैप्टर नंबर 5 कौन सा था, याद रखना भी नहीं। मैंने आपको क्या बोला, खाली एक ओवरव्यू दे रहा हूं, फिर आएंगे ना, अभी तो है ना 200+ घंटे है, या समझ लो 80 सेक्शंस है, या जो भी है वो सब अपन लोग को यहां पे कवर करना है कि नहीं। तो इतना जर्नी है, आगे देखेंगे उधर। सो ये है मेरे चैप्टर का ओवरऑल आइडिया। कौन से चैप्टर में से सर कितना मार्क्स आए वो भी बताओ ना। बताता हूं भाई, ठहरो जरा, सबर करो, सब आएगा। फिर आता है मेरा मॉड्यूल नंबर 3। अब मॉड्यूल 3 क्या है मैं आपको बता देता हूं। मॉड्यूल 3 है रिलेटेड टू केस स्टडीज। मॉड्यूल 3 है रिलेटेड टू केस स्टडीज। अब यहां पे बात कुछ ऐसी हो जाती है कि जितने भी चैप्टर्स अभी आपने देखे, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक, या तो कोई स्पेसिफिक चैप्टर में से केस स्टडी आ जाएगा, या 1-2 चैप्टर को ज्वाइन करके केस स्टडी आ जाएगा। इसके लिए मैं बोला था कोई चैप्टर को ऑप्शन में सोचना भी मत। क्या बोला? सोचना भी मत। तो
यहां पे अभी मैं आपको बता दूं, एक मेन 19 में एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था पता है? चैप्टर 1 प्लस चैप्टर 8 का कॉम्बिनेशन करके उन्होंने एक केस स्टडी बना दिया, और ये क्वेश्चन नंबर 1 कितने मार्क का था? 20 मार्क का। अब इंस्टीट्यूट का जो ट्रेंड है ना, उस ट्रेंड के हिसाब से इंस्टीट्यूट यही कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 को वो केस स्टडीज ओरिएंटेड रख रहा है। जी हां, चैप्टर नंबर 1 को वो केस स्टडीज ओरिएंटेड रख रहा है। अब केस स्टडीज एक नहीं 2 या 3 चैप्टर को मिक्स करके बनेगी, और अगर ऐसा होने वाला है कि 1-2 चैप्टर को 2-3 चैप्टर को मिक्स करके बनेगी, तो अपने को तो सब चैप्टर का नॉलेज होना चाहिए ना बच्ची, समझे? सो दिस चैप्टर मॉड्यूल नंबर 3 में कोई चैप्टर नहीं है बट केस स्टडी। से फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 1 में एक कॉन्सेप्ट है वैल्यू चेन एनालिसिस, सुना होगा, तो ये वैल्यू चेन एनालिसिस से रिलेटेड एक केस स्टडी ये चैप्टर नंबर 1 में मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 8 में एक कॉन्सेप्ट है बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल, तो बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल से एक केस स्टडी कैसे बन रहा है वो बन जाएगा, समझे गुरु? ऐसे ही कुछ इंस्टीट्यूट ने और एक नई चीज इंट्रोड्यूस की फरवरी 2021 में। तो फरवरी 2021 में इंस्टीट्यूट ने इंट्रोड्यूस किया ICAI केस स्टडी डाइजेस्ट। ध्यान से सुनो, क्या बोला मैं? केस स्टडी डाइजेस्ट। सर क्या है ये केस स्टडी डाइजेस्ट? सो देयर वाज अ नीड, एक कहीं ना कहीं लग रहा था कि कुछ अधूरापन है इस सब्जेक्ट में। कभी लग रहा था कि सम्स नहीं है ज्यादा, कभी लग रहा था कि केस स्टडीज नहीं है ज्यादा, कभी लग रहा था केस सिनेरियोज नहीं है ज्यादा, तो कहीं ना कहीं एक कमी महसूस हो रही थी। और ये चीज इंस्टीट्यूट तक पहुंचाई स्टूडेंट्स ने, प्रोफेसर्स ने, तो इंस्टीट्यूट ने बोला कि हम किसी से कम नहीं। तो उसने क्या किया, एक केस स्टडी डाइजेस्ट निकाला अप्रोक्सीमेटली ऑफ 250 पेजेस, जहां पे 49 अप्रोक्सीमेट क्वेश्चंस दिए उन्होंने। सम्स थे, स्किल बेस्ड असेसमेंट क्वेश्चंस थे, केस स्टडीज दी नहीं, केस सिनेरियोज दे नए, और बोला कि बोलो अब ये अधूरापन दूर हुआ कि नहीं? अब मैं कहा अधूरापन दूर नहीं, बहुत ज्यादा दूर हो गया। सर क्या अपन लोग अपने उसमें ये सब केस स्टडी डाइजेस्ट करेंगे क्या? जी हाँ, ऑब्वियसली ना, ये तो अपन करेंगे, बट ऑब्वियस सी बात है। सो डेफिनेटली दिस केस स्टडी डाइजेस्ट एंड ऑल विल ऑल्सो बी कवर्ड इन आवर होल सिनेरियो। तो मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, इसके अलावा केस स्टडी डाइजेस्ट है, वो सब चीज अपन कवर करने वाले हैं अपने ये सेशंस में। अच्छा, एट द सेम टाइम आरटीपीज, एमटीपीज और वो सब तो बाय डिफॉल्ट कवर होती ही है। तो अपन अब फटाफट समझ लेते हैं कि कितने मार्क्स का हर चैप्टर आया है, अपन कौन से कंटेंट से पढ़ने वाले हैं, विच इज द बुक ऑप्टिमाइज्ड, क्या स्पेशलिटी है इस बुक का, क्या क्या कवरेज है इस बुक का, ये सब आइए समझने की कोशिश करते हैं। चलो, सो अब अपने को क्या देखना है? चलो, सो अब अपन लोग क्या देख रहे हैं? अपन देख रहे हैं वेटेज ऑफ लास्ट 7 अटेम्प्ट। 7 अटेम्प्ट का वेटेज आप लोग को यहां पे देखने को मिल रहा है। जी हाँ, ये सब एनालिसिस मैं आप लोग के लिए ऑलरेडी कर चुका हूं, सो दैट वी कैन क्विकली डिस्कस ऑल ऑफ देम। तो बात कुछ ऐसी है कि यहां पे कुछ आप वेटेज देखोगे ना, तो चैप्टर नंबर 4 को अगर आप देखते हो ना, तो देखो एक नवंबर 18 में ही ये चैप्टर 40 मार्क्स का आ गया। चैप्टर नंबर 8 को देखते हो ना, तो नवंबर 19, नवंबर 20 में 38 और 40 मार्क्स का आ गया। मैं बोलता हूं नवंबर 19 में ही चैप्टर 3 और चैप्टर 8 मिला के 70 मार्क्स का आ गया। अब बोलो हिम्मत है क्या कोई चैप्टर ऑप्शन छोड़ने की? हाँ, आप बोल सकते हो सर चैप्टर 5 देखो ना, चैप्टर 5 में 1 मार्क भी नहीं आया आज तक, एंड इट्स ट्रू। तो सर मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि पहले ये चैप्टर खाली 5 मार्क का था और पता था कि नहीं आने वाला है, बट अब इंस्टीट्यूट ने इसका वेटेज बढ़ा दिया है। आरटीपीज में इंस्टीट्यूट इससे रिलेटेड केस स्टडीज पूछ रहा है, तो बस अब तुम बच के नहीं जा सकते, आओ मैदान में, समझ रहे हो? सो
वैसा ही अभी देखो चैप्टर नंबर 9 देख लो, ऑलमोस्ट एवरी अटेम्प्ट 10 to 20 मार्क्स आया है। चैप्टर नंबर 12 देख लो, हर अटेम्प्ट में 10 से 20 मार्क का वेटेज फिक्स्ड है। तो बॉस आप सोच नहीं सकते हो कि कौन सा चैप्टर में से क्या आएगा। देखो इंस्टीट्यूट क्या करता है बताइए, क्या मैं आपको बताऊं, इंस्टीट्यूट टारगेट करता है चैप्टर टू चैप्टर। जैसे उसने नवंबर 19 में चैप्टर 4, नवंबर 18 में चैप्टर 4 को टारगेट किया, मई 19 में आप देखो चैप्टर 7 को टारगेट किया है उसने, 40 मार्क्स चैप्टर 7 से पूछ लिया। फिर बाद में आप देखो नवंबर 19 में 68 मार्क्स चैप्टर 3 और चैप्टर 8 से पूछ लिया। तो कहीं भी चैप्टर 9 चैप्टर 10 कंसिस्टेंटली 10 से 20 मार्क आ ही रहा है। चैप्टर 9 देख लो, 10 देख लो, 12 देख लो, कंसिस्टेंटली 10 से 20 मार्क आ ही रहा है। आप बोलोगे कि सर चैप्टर नंबर 1 तो ज्यादा वेटेज नहीं है, देखो हमको ज्यादा 0 0 दिख रहा है। बट हो सकता है आपके अटेम्प्ट में अगर ये चैप्टर की लॉटरी निकले और चैप्टर 4 या 7 जैसा 40 मार्क का आ गया, तब क्या करोगे? ताली बजाओगे? नहीं ना। तो इसके लिए अपने को करने सब चैप्टर है विद फुल फोकस। और एक चीज मैंने यहां पे एनालाइज की है, आओ दिखाता हूं। ये देखो प्रैक्टिकल और थियोरी दिख रहा है इधर, प्रैक्टिकल और थियोरी दिख रहा है इधर। सो यहां पे जो प्रैक्टिकल पोर्शन है, ये प्रैक्टिकल पोर्शन का वेटेज दिया है। तो जब मई 18 जब जस्ट बॉर्न हुआ था एससीएमबी, तब 120 मार्क का था। और ये अब आज की तारीख में आते आते प्रैक्टिकल का वेटेज डाउन। मैंने इधर है ना वर्ड थियोरी लिख रहा है, जो मुझे लगता है गलत है। ये वर्ड मेरे को इधर लिखना चाहिए एनालिटिकल। जी हाँ, हर क्वेश्चन के साथ होगा एक एनालिटिकल क्वेश्चन। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को सॉल्व करने को बोलेगा। अब हमने जब मैंने जब ओल्ड सिलेबस में एग्जाम दिया था, ओल्ड सिलेबस पढ़ाता था, तो हम क्या बोलते थे, चलो क्वेश्चन है सॉल्व करो, हो गया। अब क्या है, क्वेश्चन है सॉल्व करो और उसका इंटरप्रिटेशन लिखो, कैफे आया, क्यों आया, इसका इंपैक्ट बिजनेस पे क्या रे वो आएगा। यस, दैट इज द लेवल ऑफ योर सीए फाइनल एससीएमपी। पूछेगा आपको, मैंने आपको बोला ना रैशनलाइज करेगा, वो मजा आएगा करने में। यस चलो, फिर बाद में इधर आपको दिख रहा है लर्निंग कर्व थियोरी। ये देखो इधर लर्निंग कर्व। तो लर्निंग कर्व कोई स्पेसिफिक चैप्टर नहीं, आप आपका मॉड्यूल खोलोगे, अभी आप देखोगे यहाँ पे सर लर्निंग कर्व आपने लिखा है 10 मार्क के लिए आया है, बट ना हमने मॉड्यूल 1 में इसका नाम देखा, ना मॉड्यूल 2 में हम लोग ने लर्निंग कर्व का नाम देखा। तो अगर लर्निंग कर्व है तो ये है क्या? तो लर्निंग कर्व क्या है मैं आपको बता दूं, ये खाली एक एप्लीकेशन ओरिएंटेड चैप्टर है। इसका मतलब क्या? तो ओल्ड सिलेबस में ऑपरेशंस रिसर्च हुआ करता था, और ऑपरेशंस रिसर्च में 5 से 6 चैप्टर हुआ करते थे। ये जो एक 5 से 6 चैप्टर है ना, उसमें से एक चैप्टर हुआ करता था लर्निंग कर्व। तो इंस्टीट्यूट को लगा यार ये लर्निंग कर्व काफी अच्छा चैप्टर है, जो हमारे न्यू सिलेबस के थॉट प्रोसेस के साथ सिंक हो सकता है। तो उन्होंने क्या बोला कि हम ये चैप्टर को उठा रहे, स्पेसिफिक चैप्टर का नाम नहीं दे रहे, बट लर्निंग कर्व का एप्लीकेशन हम डालेंगे। चैप्टर नंबर, अब उन्होंने इसका एप्लीकेशन डाला है डिसीजन मेकिंग वाले चैप्टर में बोला है, तो लर्निंग कर्व विद डिसीजन मेकिंग है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के साथ इसको यूज किया है, तो लर्निंग कर्व विद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है। फिर बाद में प्राइसिंग पॉलिसी के साथ इसको यूज किया है, तो लर्निंग कर्व विद प्राइसिंग पॉलिसी है। तो भाई अगर समझो ये ऐसा क्वेश्चन आया, लर्निंग कर्व विद प्राइसिंग पॉलिसी डिसीजन मेकिंग है ऐसा कुछ, तो अपने को आना तो चाहिए लर्निंग कर्व। तो मैंने क्या किया है, अपनी बुक में लर्निंग कर्व को एज अ सेपरेट चैप्टर ही गिन लिया है। तो पहले अपन वो चैप्टर के थ्रू पूरा बेसिक समझेंगे, और फिर जो इंटरकनेक्शंस है वो स्पेसिफिक चैप्टर्स के साथ समझ लेंगे। तो लर्निंग कर्व चैप्टर नहीं है, बट उसका एप्लीकेशन आ सकता है, एंड देयरफॉर दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो मे 19 में जैसा आप देख सकते हो 10 मार्क के लिए आ गया, वापस से कौन से चैप्टर में कौन से अटेम्प्ट के लिए क्या आएगा, हु नोज। सो लेट्स डू आवर बेस्ट, लेट्स गिव आवर बेस्ट, एंड फिर बाद में पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है। सो ऑल द चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 1 to 12, ये सब अपन लोग सिस्टमैटिकली सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिकल पार्ट, थियोरी पार्ट, ये सब अपन लोग प्रॉपरली करेंगे, एंड देन फिर बाद में कोई नहीं रोक सकता अपने को बेस्ट मार्क्स लाने के लिए। बट सिर्फ एक ही चीज चाहिए आपकी तरफ से, वो है डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन वे में आप लोग ने स्टडीज की, मेरे साथ प्रॉपरली टाइम टू टाइम लेक्चर्स अटेंड किया, देखा, कुछ डाउट्स हो पूछ लिया, देन इन दैट केस धूम मचा देंगे। क्या बोला? धूम मचा देंगे अपन। चलो, सो अब यहां पे
कैन आई से कंटेंट वाइज आप लोग को एक थोड़ा आइडिया आ गया होगा। अब मैं पेपर पैटर्न आप लोग को बता देता हूं इंस्टीट्यूट का क्या है, एंड फिर अपन लोग समझने की कोशिश करेंगे कि अपन क्या कंटेंट से पढ़ने वाले हैं एंड अपने कंटेंट का कवरेज कैसा होगा एंड ऑल ऑफ दैट। चलो आओ ये भी चीज समझते हैं। ये जैसा मैंने आप लोगों को बोला कि मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आप लोग कनेक्ट हो जाना, वहां पे मैं डेफिनेटली इसको शेयर कर लूंगा एंड पॉसिबल गूगल ड्राइव लिंक पे भी मैं इसको शेयर कर लूंगा, सो दैट बिकम्स इजी फॉर यू टू कॉपी ऑल ऑफ दैट, टू हैव अ कॉपी ऑफ दिस विद यू। सिर्फ एक एनालिसिस के लिए। देखो ये ट्रेंड एनालिसिस इसमें बना ही नहीं सकते। एससीएमपी ऐसा है ना, कोई भी चैप्टर में से कभी भी वो लोग 30-40 मार्क पूछ रहे हैं, तो इसका ट्रेंड एनालिसिस बनाने को गए और इंस्टीट्यूट ने कुछ ट्रेंड बदला तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी आपकी। तो ट्रेंड ज्यादा एनालिसिस मत करना, ये बार है ना ये चैप्टर 1 में से इतना है तो अभी चैप्टर नंबर 2 में से आएगा, नो, सब चैप्टर इक्वल इंपॉर्टेंस। तो चलो अब मैं क्या करता हूं, आप लोग को 5 मिनट दे देता हूं। आप लोग को अगर लग रहा है कि भाई ठीक है इतना समझ में आ गया है, हम लोग को कुछ लिख लेना है, तो वो मैं आप लोगों को 5 मिनट्स दे रहा हूं। आप लोग बिंदास ये सब चीज लिखना है, लिख लो। को लग रहा है कि नहीं हमने ऑन द वे साथ साथ में लिख लिया था, नो प्रॉब्लम, एंड दैट्स हाउ इट इज। ठीक है, चलो उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा आप लोग के साथ पेपर पैटर्न, द बुक्स का आइडिया, एंड देन वी विल मूव ऑन टू न्यू स्टफ्स। चलो प्लीज एवरीवन। वॉट यू कैन ऑल्सो डू इज कि आप लोग कभी ऐसा लग रहा है तो आप वीडियो पॉज कर लो और फिर कॉपी कर लो, फिर वीडियो को कंटिन्यू कर लो, सो दैट मेरा भी ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आप लोग का भी काम हो जाए। बिकॉज सबका अलग अलग स्पीड होता है, तो कोई फास्ट लिख लेता है तो उसको लगता है सर जल्दी आगे बढ़ो, कोई स्लो लिखता है तो उसको लगता है सर आराम से करो। सो उससे अच्छा अपन बैलेंस आउट कर लेते हैं ना, क्या बोलते हो? ठीक है, ओके सो अब फटाफट देख लेते हैं कि इसका पेपर पैटर्न कैसा है। बहुत ही सिंपल वाला पेपर पैटर्न है इसका। सो पेपर पैटर्न में देखो यूजुअली कैसा होता है कि आप लोग जब आप लोग के इंटरमीडिएट या आईपीसीसी में थे तो कैसे लिखते थे आप लोग? क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिकल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 थियोरी क्वेश्चन फुल, वो जो लास्ट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन 6 या 7 वो पूरा थियोरी क्वेश्चन। यहां पे ऐसा कुछ टेंशन है ही नहीं। यहां पे एवरी क्वेश्चन इज ऑफ 20 मार्क्स, उसमें थियोरी प्रैक्टिकल केस स्टडी जो चाहिए इंस्टीट्यूट पूछता है, सोचता भी नहीं है। तो क्या पेपर पैटर्न बनाऊं मैं? फिर भी आपके खुशी के लिए मैं जरूर बना दूंगा। आइए इधर, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? वो है कंपल्सरी क्वेश्चन, एंड ये आने वाला है 20 मार्क के लिए।
एंड वेरी 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 ब्राइट हाई चांसेस कि ये आएगा एक केस स्टडी ओरिएंटेड क्वेश्चन। केस स्टडी ओरिएंटेड क्वेश्चन, क्लियर है? ओके, अब उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। सो 2 3 4 5 6 5 क्वेश्चन है। इसमें ये सब के सब 20 मार्क के क्वेश्चन है और इसमें से लिखने हैं अपने को, अटेम्प्ट करने हैं एनी 5। अब आप पूछेंगे सर ये क्वेश्चन नंबर 2 में ए आएगा बी आएगा? पता नहीं है किसी को भी। ए बी सी डी ई भी आ सकता है, खाली एक ही क्वेश्चन 2 पूरा का पूरा 20 मार्क के लिए भी आ सकता है। ए और बी में 10-10 मार्क सब डिवाइड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई 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 फिक्स्ड पैटर्न नहीं है। इसके लिए मैंने आपको बोला था कुछ देर पहले, डू नॉट इवन थिंक ऑफ लिविंग एनी चैप्टर इन ऑप्शन, बिकॉज ये बाइफर्केशन, और ऐसा भी नहीं है आपके इंटर के जैसा या ए में ओल्ड सिलेबस था ना तो फिक्स था। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था वो थियरी क्वेश्चन। सो पब्लिक क्या बोलता था, चलो लास्ट क्वेश्चन थियरी है, उसके अलावा सब प्रैक्टिकल। यहां पे ऐसा कुछ नहीं है। दे कैन आस्क यू एनी क्वेश्चन एनीवेयर। मतलब क्वेश्चन नंबर 2A थियोरी हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 2B प्रैक्टिकल हो सकता है, 3A पूरा थियोरी, 4A भी पूरा प्रैक्टिकल, 5A पूरा केस सिनेरियो ओरिएंटेड, इट कैन बी एनीथिंग। सो लेट अस बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग एंड देन फिर बाद में अपने को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सो देखो, कभी भी आप पेपर पैटर्न से अपने आप को कनेक्ट कर देते हो या अपने आप को सेट कर देते हो और फिर इंस्टीट्यूट थोड़ा पेपर पैटर्न चेंज कर देना तो कहीं ना कहीं अपने को धक्का लगता है, अपने को लगता है यार पेपर डिफिकल्ट आ गया या कैसे मैनेज करेंगे। बट अब अपने लिए तो कुछ ऐसा है ही नहीं। अपने को सिर्फ पता है भाई, हाँ भाई सब क्वेश्चन 20 मार्क का आने वाला है, फिर उसके अंदर थियोरी रहने दो, उसके अंदर प्रैक्टिकल रहने दो, उसके अंदर कुछ भी रहने दो, की फर्क पैंदा। Are you understanding? So that is how the approach will be. So ये आप खाली फटाफट लिख सकते हैं। So इसी के साथ अपन ना जो भी पूरा कंप्लीट हुआ है वो है, मैंने आप लोग को बता दिया है कि क्या कैसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी सीए बनने के बाद, क्या गलतियां की थी मैंने, फिर बाद में कैसे उसको टेक फॉरवर्ड किया और अच्छी तरह से एक 3.5 to 4 years में मल्टीनेशनल कंपनी के साथ जॉब किया, फिर जर्नी स्टार्ट की अपनी टीचिंग की। अपनी टीचिंग जर्नी के बारे में भी आप लोगों को मैं धीरे धीरे जब सही टाइम आएगा बताऊंगा कि व्हाट ऑब्स्टेकल्स डिड आई फेस, कैसे फिर ये ऑनलाइन लेवल पे आया, कैसे कैसे चीजें बदली। क्योंकि जब स्टार्ट किया था तब तो ऐसा कुछ ऑनलाइन था ही नहीं। बट फिर द ट्रांजिशन एंड हाउ इट ऑल हैपेंड, हाउ आवर बिजनेस मॉडल चेंज, हमने कैसे उसको टैकल किया और ग्रो किया, इज व्हाट वी विल डिस्कस एज एंड व्हेन द राइट टाइम कम्स। और बाकी अपन ने समझ लिया कि भाई टोटल 12 चैप्टर्स है, सब चैप्टर्स बराबर से करना है, कोई ऑप्शन नहीं होगा उसमें। अपन ने ये भी देख लिया कि लास्ट 7 अटेम्प्ट का क्या क्या वेटेज है, अपन ने देखा कि ऑलमोस्ट सब चैप्टर्स को ऑलमोस्ट 15-20 मार्क का कवरेज मिला हुआ है एंड देयरफॉर वी विल कवर एवरीथिंग। ये अपने पास पेपर पैटर्न भी रेडी है, सो इसको भी अपन लोग समझ चुके हैं। चलो अब आ जाते हैं मेन कंटेंट के ऊपर। तो इतना अपन लोग सब लोग को क्लियर है? चलो 1 मिनट दे रहा हूं, फटाफट आपको लिखना है, आप लिख सकते हो। ओके, तो अब आते हैं अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर कि सर अब अपन कहां से पढ़ने वाले हैं। डन 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 डन। ये रही आपके सामने हमारी बुक जिससे अपन पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है ऑप्टिमाइज्ड। एंड क्यों ना इस ऑप्टिमाइज्ड के फीचर्स के बारे में कुछ डिस्कशन कर ले। तो जो सब स्टूडेंट्स के टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं, सर आरटीपी कवर्ड है ना, सर एमटीपी कवर्ड है ना, सर मॉड्यूल कवर्ड है ना, सर हमने सुना इंस्टीट्यूट ने नया कुछ निकाला वो कवर्ड होगा ना। सबर करो, आराम सांस ले लो, ठीक है। सो एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन आवर बुक ऑप्टिमाइज। जी हाँ, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो, ICAI मटीरियल 100%, आरटीपीज, एमटीपीज। तो आपका जो भी रिस्पेक्टिव अटेम्प्ट है, मैं वो हर अटेम्प्ट के लिए जो आरटीपी है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगा, राइट। एमटीपी है,
पास्ट पेपर्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो सब कवर हो जाएगा। ओल्ड पीएम के कुछ रेलेवेंट क्वेश्चन, सो ऐसा नहीं है कि ओल्ड पीएम से पूरा ही अपन रिश्ते नाते तोड़ दे, नहीं, देयर आर कनेक्शंस एंड वो कनेक्शंस को मुझे पता है कि कैसे टैकल करना है। इसके अलावा बहुत सारे कुछ यूनिक फीचर्स है जो शायद ही आपको कहीं भी किसी भी जगह पे मिलेंगे। सबसे पहला है स्कैन एंड लर्न। सर ये स्कैन एंड लर्न क्या है? चलो आओ देखते हैं अपनी ही बुक में कि ये स्कैन एंड लर्न वाला जो कॉन्सेप्ट है वो एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट क्या है। यस देखिए आप, ये रहा, आपको आपके बुक पे भी ये दिख जाएगा प्रीफेस के बाद। तो स्कैन एंड लर्न मतलब क्या कि मैंने हर चैप्टर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है या सम्स है, उनके आगे एक बार कोड रखा है, जैसा आप देख पाओगे, अभी मैं आपको दिखाता हूं। एंड वो जो बार कोड है ना, उसको आप स्कैन करोगे तो डायरेक्टली मेरे YouTube के वीडियोस के ऊपर चले जाएगा। तो जब आपको रिवाइज करना है, देखो अभी तो आप लोग फ्लो में मेरे सब लेक्चर्स देख रहे हो, बट जब आपको रिवाइज करना होगा तो से एक अपन एग्जांपल ले लेते हैं। समझो अपने को रिवाइज करना है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 है लीन सिस्टम एंड इनोवेशन। चलो मैं अपने यहां पे लीन सिस्टम एंड इनोवेशन ओपन कर देता हूं। अब लीन सिस्टम एंड इनोवेशन में सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है जस्ट इन टाइम का। तो हो सकता है कि आप लोग बोलोगे कि सर हमारे को है ना जस्ट इन टाइम का एक फटाफट ओवरव्यू चाहिए, तो अब हम क्या करें, हमको याद नहीं आ रहा है। ए बाबूजी मैं हूं ना। तो आई एम विद यू इन दैट टोटली। तो कैसे हूं मैं आप लोग के साथ, आइए दिखाता हूं मैं अभी आपको, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। सो अब मैंने यहां पे देखो लीन सिस्टम एंड इनोवेशन चैप्टर ओपन कर लिया है। एंड आपने क्या बोला, आपने बोला जस्ट इन टाइम। तो ये देखिए, सो यहां पे जब मैं जस्ट इन टाइम ओपन करता हूं, कहां पे है, ये रहा। तो मैं जब जस्ट इन टाइम ओपन करता हूं फॉर एग्जाम्पल, तो जस्ट इन टाइम के आजू बाजू में आपको दिख रहे हैं कुछ स्कैनर्स। तो मुझे क्या करना है, बार कोड स्कैन करना है, सिंपल। तो कोई भी आप एप्पल है आपके पास या आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है, कोई भी मोबाइल होने दो, आपको खाली एक कैम स्कैनर डाउनलोड करना है, वो भी कोई टेंशन नहीं है उसमें। सो एनी कैम स्कैनर, तो अपने प्ले स्टोर पे, एप्पल स्टोर पे जाओ और कोई भी एक कैम स्कैनर डाउनलोड कर लो। एंड कैम स्कैनर डाउनलोड करने के बाद खाली अपने कैमरा को इस बारकोड के ऊपर स्कैन करो एंड यो यार आपको दिखेगा सीए संकल्प कांस्टिया जो रिवीजन लेक्चर कंडक्ट कर रहा है आपके लिए। अब आप बोलेंगे सर वाह ये तो बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है, आपको ट्राई करना है, ओपन योर बुक एंड ट्राई इट आउट, है कि नहीं? धमाकेदार टेक्नोलॉजी फॉर योर हेल्प। समझो आप बोलते हो कि सर अभी जस्ट इन टाइम हो गया, देखो ये लीन 1 दिख रहा है आपको, लीन 1 जस्ट इन टाइम। अब हम समझो लीन 2 पे चलते हैं। तो लीन 2 क्या है, तो लीन 2 है हमारा काइजेन कॉस्टिंग। तो चलो आ जाओ, तो समझो काइजेन कॉस्टिंग पे आ गए। सर अब काइजेन कॉस्टिंग का भी एक ओवरव्यू मिल जाए तो यार उसका भी बारकोड रेडी है। तो आपको क्या करना है, खाली बारकोड पे जाके स्कैन करना है एंड वी ओपन काइजेन कॉस्टिंग का रिवीजन लेक्चर बाय सीए संकल्प कांस्टिया स्टार्ट हो जाएगा एंड आप उसको देख सकते हो। तो ऐसे मैंने काफी सारे पॉइंट्स पुट अप किए हैं, स्कैन एंड लर्न जिसको मैंने नाम दिया है। समझो आप लीन 3 पे गए, अब लीन 3 पे आप जाओगे तो आपको यहाँ पे देखो 5S दिख रहा है। अब ये 5S के आसपास में भी आपको एक बार कोड स्कैनर दिख रहा है। अगर आपको क्या करना है सिर्फ आपको स्कैन करना है एंड यो वी आर। सो देखिए आप यहां पे स्कैन एंड लर्न टेक्नोलॉजी दिख रहा है। यू विल सी QR कोड ऑन सम पेजेस, और ये सेम चीज मैंने बहुत सारे सम्स के लिए भी डाली है, so that will really be helpful to you. So you will see QR code on some pages, scan that QR code using any QR scanner app and video will play of the relevant topic. समझिए डन। तो ये हो गया अपना पहला जो फीचर है, जो एक डिफरेंट फीचर है, स्कैन एंड लर्न। देखो बाकी सब चीजें तो कवर करनी ही है बाय डिफॉल्ट, है कि नहीं? ये कुछ नया जो एडिशन है, ये जो वैल्यू एडिशन है, ये आपको यहां पे ही मिलेगा। चलो सेकंड है इंटरनेशनल लेवल सम्स। यस, सो देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बोली थी कि इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो है, इट इज ट्राइंग टू अपस्केल इट्स लेवल विद ग्लोबल
क्वालिफिकेशंस एंड स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का ये रोल था कि उसको जो ACCA और CIMA लेवल के कोर्सेज है ना, वो लेवल पे अपने आप को रैंक करना है। एंड देयरफॉर इंटरनेशनल लेवल सम्स वर अडॉप्टेड बाय ICAI आल्सो, और उसके एडिशनली मैंने खुद ने रिसर्च करके ये सम्स को अडॉप्ट किया है वहां से ही, सो दैट आप उसका भी प्रैक्टिस यहां के यहीं कर लो। तो अभी जैसे अपन चैप्टर 3 कर रहे हैं, तो चैप्टर 3 में मैंने 2 कॉन्सेप्ट है उनके ऊपर सम्स लिए इंटरनेशनल लेवल के। देखो मैं आपको बता देता हूं, यू कैन ऑल्सो सी इट, हियर इट इज, ये देखिए दिख रहा है क्रोमा। सो ये देखिए इंटरनेशनल लेवल क्वेश्चन, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा मेरी ये बुक के अलावा, आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में भी नहीं, इनफैक्ट कहीं पे भी नहीं मिलेगा। स्पेशली मेड फॉर यू स्टूडेंट्स, कस्टमाइज करके आप लोग के लिए ये बनाया गया है। Are we understanding? So that is the level of the book that we are going to study from. मजा आएगा ना? Absolutely आना भी चाहिए। So ये एक हो गया, और एक इसमें BPR का क्वेश्चन है, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग का। देखो आप जैसा यहाँ पे देख सकते हो, अगेन इंटरनेशनल लेवल क्वेश्चन कहीं नहीं मिलने वाला है, ओनली यू विल गेट इट हियर, राइट? सो दैट्स व्हाट इज ऑल्सो इंक्लूडेड। और भी चैप्टर्स हैं जहां पे भी अपने को लग रहा है कि यस दिस इज अ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, वो सब मैंने इंक्लूड कर लिया है ऑलरेडी। समझ गए? चलो नेक्स्ट कहानी को आगे बढ़ाएंगे। फिर है स्टडी मेंटोर, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर प्लानिंग टू गेट 90+ इन दिस सब्जेक्ट, यस वो तो हमारा सर प्लान है ही, एंड अगर आपको रैंक लाना है देन ये स्टडी मेंटोर आपके लिए एक मेंटोर की तरह काम करेगा एंड विल एंश्योर कि आपको वो रैंक आए। बट कैसे सर? तो ये देखिए, आफ्टर एवरी बिफोर एट द स्टार्ट ऑफ एवरी चैप्टर, जैसा आप यहां पे देख सकते हो कि मैंने क्या किया है, वो पूरे चैप्टर के कंटेंट को प्रॉपर लेवल पे वर्कआउट कर दिया है। तो अब आप पढ़ने वाले तो यही बुक से हो। अब ये बुक में सबसे पहले क्या है, प्रीव्यू। तो प्रीव्यू आपका जैसे ही हो जाता है आप यहां पे टिक मार्क कर सकते हो। सो इससे आपको भी आइडिया आ जाएगा कि हाँ भाई ये मेरा हो गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर बाद में कॉन्सेप्ट एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ लीन सिस्टम, चलो ये हो गया, आप इसको एक टिक मार्क कर सकते हो। आपको लग रहा है कि सर मेरे को है ना इसमें से JIT जो सम्स है ना, वो मुझे लग रहा है कि सर एग्जाम में आने का चांसेस है, तो वो मुझे रिवाइज करना है। वेरी गुड। तो ऐसा कुछ फीचर आपको लग रहा है जो इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको इधर हाईलाइट कर लो, सो दैट एग्जाम के दिन पे जब आप आओगे तो आपको खाली वही वाली चीज देखनी है जो हाईलाइटेड है। तो अब आपने ये JIT सम हाईलाइट करके रखा है, यहां पे आपके पास पेज नंबर ऑलरेडी अवेलेबल है, डायरेक्टली आप गए, हो गया। हो सकता है आपने कोई कॉन्सेप्ट के लिए डेट लिख के रखा हो कि भाई चलो सर मेरे को ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मैं 31 जनवरी को मैंने कंप्लीट किया, तो ये लिख दिया। अब मेरा ये टोटल ये कॉन्सेप्ट मेरा कितनी बार हो गया है, तो जैसे ही मैं बुक खोलूंगा मुझे दिख जाएगा क्या कि भाई मेरा जो ये 5S का कॉन्सेप्ट है ये खाली 2 ही बार हुआ है, मेरा 3 बार और करना है। देखो इधर मैंने क्या लिखा है, अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट पास होना है तो आप 3 बार तो रिवाइज करना ही पड़ेगा। पहले रीड होगा, फर्स्ट टाइम जब आप करते हो ना इट्स नथिंग बट प्योर रीडिंग, सेकेंड टाइम अंडरस्टैंडिंग आता है, और थर्ड टाइम रियल रिविजन होता है। बट उससे आप फर्स्ट अटेम्प्ट हो जाओगे। बट क्या आपका सोच उतना ही है? नहीं सर, हम तो रैंक लाने के लेवल का रखते हैं। तो अगर आपको 11 to 50 का रैंक लाना है देन माय सजेशन 4 बार, और अगर आप 1 to 10 में आना चाहते हैं देन इन दैट केस यार 5 बार आपके सब टॉपिक्स टिक हो जाने चाहिए, एंड देन रैंक लाने से 90+ आने से इस सब्जेक्ट में आपको कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, सो दैट्स व्हाट द होल बुक्स कंटेंट इज। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ डेडिकेशन मिलेगा आपको, डिसिप्लिन मिलेगा, एंड हर एक एस्पेक्ट को मैंने लिख लिया। देखो क्या होता है, कई बार मैं ये बनाने का रीजन क्या है मैं आपको बताता हूं। A lot of times what happens with students is sir सब पढ़ तो लिया बट एक्चुअली याद ही नहीं है कौन सा कॉन्सेप्ट कहां पे है, और कई बार तो ये भी नहीं याद रहता है कि सर कौन सा कॉन्सेप्ट है कि नहीं। सो ये सब इश्यूज जो अराइज होते हैं उसी के लिए है हमारा ये स्टडी मेंटोर।
तो ये क्या करेगा, ये आपको सिस्टमैटिकली हर एक कॉन्सेप्ट जो अपने को पढ़ना है वो ये बता देगा। अपने को कितनी बार अपन ने पढ़ लिया है वो भी ये अपने को बता देगा। कौन सा एग्जाम में रिवाइज करना है ये भी अपने को वो आइडिया दे देगा। सो दैट एवरीथिंग इज अवेलेबल विद अस इन अ सिस्टम, इन द मोस्ट सिस्टमैटिक मैनर, and we can utilize this for our overall scope of increasing marks in SCMP and overall जो मैंने आपको कहा रैंक लाने का जो अपना एक ड्रीम है वो भी शायद पूरा हो सकता है। राइट, सो मेरी तरफ से जितना मैं दे सकता हूं इस बुक में, मेरे लेक्चर्स के कंटेंट में, वो सब मैं आपको दूंगा। आप भी इंश्योर करना है कि अपना 200% दे रहे हो, एंड देन देयर इज नो लुकिंग बैक। एक ही चीज आपसे मांग रहा हूं और वो है हार्ड कोर डिसिप्लिन। इफ यू कैन डू दैट विद दिस बुक, जीत जाएंगे हम। यस, राइट, सो दैट्स हाउ इट इज। सो एक एक डिटेल माइन्यूट एक्सप्लेनेशन है, प्लस इसमें देखो मैंने क्या किया, मैंने ना थोड़ा कलर कोडिंग भी यूज किया है। तो ये जो रेड है ना, ये मेन हेडिंग है और ये उसके इंटरनल चीज है। तो से फॉर एग्जांपल टीपीएम, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस है, तो टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस के अंदर 4 सब पार्ट है। क्या? कॉन्सेप्ट एंड एक्सप्लेनेशन, 8 पिलर्स ऑफ टीपीएम, एडवांस केस स्टडी ऑन टीपीएम एंड केस स्टडी समरी ऑफ टीपीएम। ये सब इधर आ गया। अब मैं जब ये कर लूंगा तो मेरे को ये टिक मार्क दिख जाएगा, एंड दैट विल शो कि मैंने कितनी बार किया है, कौन सा कॉन्सेप्ट है, फटाफट एक पूरा गो थ्रू हो जाएगा। तो जब भी मेरा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, अपन क्या करेंगे, फटाफट इसको गो थ्रू कर लेंगे, एंड बिंगो विल बी थ्रू। एक समझ गए हो? सो ये अपने को भी करते रहना है, जब जैसे जैसे अपन लोग लेक्चर्स देखते जाएंगे, कंप्लीट करते जाएंगे, एंड दिस विल रियली बी हेल्पफुल व्हेन वी डू आवर रिवीजन। एंड जब अपन स्टडीज को वापस से करेंगे, तो जैसा मैंने आपको बोला कि अभी आप पढ़ लोगे मेरे साथ, फ्लो में हो जाएगा। फिर जब रिवाइज करने को बैठोगे तो लगता है अरे ये चैप्टर में क्या था, कुछ याद नहीं है। ये है ना, ये याद दिलाने के लिए है ना, सब चीज याद आ जाएगा। और जब आप खुद के टिक मार्क्स देखोगे तो सेल्फ कॉन्फिडेंस विल इंक्रीज, जो अपने को हेल्प करेगा आने वाले स्टडीज के लिए। समझे? सो दैट्स हाउ इट वर्क। सो स्टडी मेंटर क्लियर हो गया होगा। फिर है केस स्टडी समरी। अब आपको अब तक तो ये चीज पता होगी, नहीं पता है तो मैं बता दूं कि बहुत सारी अपने को केस स्टडीज पढ़नी है इस सब्जेक्ट में, बिकॉज अब ये सब्जेक्ट केस स्टडी ओरिएंटेड बन गया है। तो यहां पे जैसे मेरे को एक दिख रहा है केस स्टडी काइजेन कॉस्टिंग का, दिख रहा है आपको? देखो मैंने इधर लिखा भी है, वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडी आईसीएआई के मॉड्यूल में इसको केस स्टडी नंबर 9 है। तो ऑब्वियसली अपन केस स्टडी करेंगे, इसको पूरा मैंने ग्राफिकली प्रेजेंट कर दिया है सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर अस अंडरस्टैंडिंग वाइज ऑल्सो, और पढ़ने का भी मन करे, बिकॉज अदरवाइज इतनी ह्यूज है ना ये केस स्टडीज, मुश्किल हो जाता है। बट डोंट वरी, वी हैव इट ऑल कवर्ड। सो अब यहां पे सिंस ये सब चीजें अपने पास कवर्ड है तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। सो ये पूरा केस स्टडी यहां पे खत्म हुआ। अब इतना सर 6 पेज का केस स्टडी याद कैसे रहेगा? ये लेना भाई, समरी भी ले ले और उसके साथ स्कैन एंड लर्न भी ले ले। समझ गुडू, छकास, समझे? सो समरी भी आ गया और उसका समरी का क्विक रिवीजन भी आ गया, और क्या चाहिए लाइफ में? सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। So, यहां पे देखिए इश्यूज, कॉन्सेप्ट्स, एक्सप्लेनेशन, एंड यहां पे उसका इंप्लीमेंटेशन एंड एप्लीकेशन, कंक्लूजन जिसको मैं बोलूंगा, हो गया। एंड हर एक केस स्टडी के बाद आपको ये 1.5 पेज का समरी मिलेगा ही मिलेगा, बाय डिफॉल्ट मैंने डाल दिया है। समझे? तो ये हो गया काइजेन का। से अभी टीपीएम, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, जिसकी अपन बात कर रहे थे, तो ये है टीपीएम का केस स्टडी। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, ये टीपीएम का केस स्टडी है, पूरा केस स्टडी आईसीएआई मॉड्यूल में इसका नंबर 11 है, आप चेक कर सकते हो। तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही ये केस स्टडी कंप्लीट होता है मेरा, हियर वी हैव, उसका समरी भी रेडी है, उसका स्कैन एंड लर्न भी रेडी है। आपको बस, देखो भाई खाना वाना बना के आपको दे रहा हूं, आपको बस खाना है, चखना है, स्वाद लेना है, और वाओ मजा आ गया है ये बोलना है। सो पढ़ाई में मजा आना चाहिए, एंड दैट्स वेयर ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल बी रियली इंपॉर्टेंट। तो देखो एक एक फोकस के साथ है, अगेन इश्यूज, कॉन्सेप्ट, एक्सप्लेनेशन एंड कंक्लूजन। तो ये अपन ने एक पूरा थीम बना के रखा है हर केस स्टडी की समरी के लिए, है ना? सो अपने पास ये रहेगा अवेलेबल, and this will make things easier and better for us. What's it? And last but not the least, अब अपन लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, विच इज
चैप्टर वाइज समरी ऑफ रिवीजन, चैप्टर वाइज रिवीजन समरी। सो हर चैप्टर के बाद आपको मिलेगा एक रिवीजन समरी। सो यह भी आप चैप्टर 3 अपन लोग जैसा देख रहे हैं, तो चलिए आइए देखते हैं इसका एक रिवीजन समरी। इट इज सो लीन सिस्टम एंड इनोवेशन। तो चैप्टर का समरी इन, ये देखो इधर भी हमारे पास स्कैन एंड लर्न है, इसका क्विक रिवीजन स्टडी शेड्यूल भी अपने पास, फटाफट चैप्टर का समरी भी दिख जाएगा अपने को। तो पूरा चैप्टर विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सम टाइम, पूरा का पूरा चैप्टर अपने पास रेडी है। 5 पेज में पूरा का पूरा चैप्टर आ गया। बोलो है कि नहीं कमाल की चीज। एंड दिस इज फॉर एवरी चैप्टर। जी हाँ। सो यहां पे देखो आप, चैप्टर समरी है मेरे पास, लीन सिस्टम, टेक्निक्स ऑफ लीन सिस्टम है, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस ऑफ JIT है मेरे पास, कैसे सब 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 चीजें यहां पे मैंने शॉर्ट में सब चीज आ गई है। मतलब इससे आपको पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा और फिर आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी के साथ मैंने स्कैन एंड लर्न भी दे दिया है। तो आपके पास तो रिवीजन शेड्यूल भी आ गया इसका। अभी अंडरस्टैंडिंग। सो ये भी एक बहुत बेनिफिशियल है। अभी जैसे चैप्टर नंबर 4 चालू हो रहा है, हर चैप्टर स्टार्ट होते ही आपको एक स्ट्रॉन्ग कोटेशन मिलेगा किसी स्ट्रॉन्ग लीडर का। एट द सेम टाइम ICAI का वेटेज क्या है उस चैप्टर का, वो भी हम लोग ने हर चैप्टर के बाद डाल दिया है, सो दैट आपको इधर उधर किसी भी चीज के लिए जाने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, दिस इज अ हार्डकोर कंटेंट जो हम लोग ने रेडी किया है, एंड यही चीज आप पढ़ने वाले हो। एवरी चैप्टर स्टार्ट्स विद अ स्मॉल प्रीव्यू, कि आपको पता तो हो पढ़ना क्या है इस चैप्टर में। तो इस हर चैप्टर का एक प्रीव्यू भी है। जैसा मैंने आपको कहा, ये चैप्टर 4 अगर अपन कर रहे हैं, तो ये चैप्टर 4 के भी कंप्लीट होने पे अपने को मिलेगा एक रिवीजन सीरीज। एंड भैया ये देखिए, कॉस्ट कंट्रोल, रिडक्शन, स्कोप, टारगेट कॉस्टिंग, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग, कंपोनेंट्स क्या है उसके, डिटेल भी रखा है उसको, और एट द सेम टाइम सब चीज कवर भी की है। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, परीटो एनालिसिस, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कौन से उससे रिलेटेड केस स्टडीज है, झकास है कि नहीं। एंड जैसा मैंने कहा, हर चैप्टर के बाद आपको मिलेगा उसका वेटेज, हर चैप्टर के स्टार्ट होने पे आपको मिलेगा उसका प्रीव्यू। तो प्रीव्यू रहेगा तो इट बिकम्स इजी कि भाई चलो ये चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, एक ओवरऑल आइडिया आ गया, अब अपन स्टार्ट कर सकते हैं। कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा कि क्या है। सर आप बोल रहे थे बार बार कि आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना, व्हाट्सएप कर देना, तो मुझे व्हाट्सएप करोगे कहां पे। सो योर इट इज, आई एम शेयरिंग माई व्हाट्सएप नंबर विद यू। अब मैं और एक डिस्क्लेमर भी साथ में डाल देता हूं ये व्हाट्सएप नंबर के साथ साथ। सो व्हाट्सएप आप मेरे को करेंगे, हो सकता है मैं इमीडिएट बेसिस पे रिप्लाई ना करूं, बिकॉज समझो ना अभी मैं लेक्चर्स में बहुत बिजी रहता हूं, इंटरमीडिएट के मेरे लेक्चर्स चल रहे हैं, CA फाइनल के लेक्चर चल रहे हैं, कभी रिवीजन लेक्चर डालना है, RTP MTP ऑल ऑफ दैट, रेगुलर बैच, फास्ट ट्रैक बैच। तो कई बार बिजी होता हूं तो लेक्चर होता है, लेक्चर के बाद देखता हूं तो बहुत सारा बड़ा लिस्ट हो जाता है, तो कुछ मिस हो जाता है। सो मेरी आप सबसे एक दरख्वास्त है, प्लीज आप एक बार व्हाट्सएप करोगे ना, फिर अगर मेरा रिप्लाई ना आए, कभी फ्री हुआ तो ऑन द स्पॉट रिप्लाई कर दूंगा, बट अगर रिप्लाई ना आए देन इन दैट केस आप मुझे वापस व्हाट्सएप कर सकते हो। आप लिख सकते हो सर प्लीज रिप्लाई, या आप लिख दो रिमाइंडर नंबर 1 सर, ऐसे रिमाइंडर नंबर 2 इन केस रिप्लाई ना आए तो, है कि नहीं। जरा भी ईगो मत रखना आप भी। और मैं तो गुस्सा होता ही नहीं, कई बार स्टूडेंट को लगता है अरे यार इतनी बार व्हाट्सएप करेंगे सर भड़क जाएंगे, अरे जरा भी नहीं सर, जरा भी नहीं भड़कते सर को। अच्छा लगता है कि चलो भाई कोई तो याद कर रहा है, करोगे ना याद। सो आपको क्या करना है, आपको खाली एक ऐसे रिमाइंडर दे देना, बिकॉज होता है कई बार कि लाइक व्हाट्सएप मिस हो जाए या कॉल्स मिस हो जाए, इंटेंशनली नहीं अनइंटेंशनली, बट स्टूडेंट को कई बार लग जाता है अरे यार सर रिप्लाई नहीं करते, सर की रिप्लाई करने की इच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। सो देयर आर जेन्युइन रीजंस, बट आई होप आप ऐसा नहीं सोचेंगे, यू विल ऑलवेज गेट बैक। रिमाइंडर 1 2 3 4 5 10 तक जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू विद अ पॉजिटिव थॉट प्रोसेस। चलो गाइज, ऑन दैट पॉजिटिव नोट, signing off for today's session, CA Sankalp Kanstiya
टाइम टू से hasta la vista। बहुत मजा आने वाला है, मैं आपको बता रहा हूं। लेट्स रॉक इट। थैंक यू सो मच। hasta la vista। यस, hasta la vista।